आप सुन रहे हैं डोंगरी से दुबई का भाग 5 और ये है इस किताब का सेकंड पार्ट। मतलब 2 बुक में थी ये किताब। एक साम्राज्य की स्थापना 1984 में इस नगर राज्य को पश्चिम के बहुत थोड़े से लोग नक्शे पर ढूंढ सकते थे। इस जगह और यहाँ के लोगों का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके विपरीत अरबों, ईरानियों, बलूचियों, पूर्वी अफ्रीकियों, पाकिस्तानियों और पश्चिम तटीय भारतीयों का दुबई के साथ गहरा ऐतिहासिक संपर्क था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक ये एक तटीय गांव से ज़्यादा कुछ भी नहीं था जो मोटे तौर पर अपनी चतुराइयों के बूते जिंदा बना रह पाता था, क्योंकि इसके एकमात्र पुश्तैनी व्यवसाय मोतियों के व्यापार को युद्ध ने और बनावटी मोतियों के जापानी विकास ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन मोतियों के खात्मे के बाद और पेट्रो डॉलर्स के पहले के इन 5 वर्षों में दुबई ने धीरे धीरे हार्म्स के जल डमरू मध्य के पार ईरान के साथ तथा अरब सागर के पार बम्बई के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते फिर से कायम कर लिए थे, क्योंकि ईरान और भारत दोनों ही अपने घरेलू उद्योग को खड़ा करने की दृष्टि में सख्ती के साथ संरक्षणवादी रवैया अपना रहे थे। दुबई के व्यापारियों ने पाया कि वो दुबई में तमाम तरह की चीज़ों का आयात कर और फिर ईरान और उपमहाद्वीप में उनका निर्यात करते हुए अपने देश की सरल कर व्यवस्था का दोहन कर सकते हैं। जहाँ तक प्रभुत्व का सवाल है, दुबई के हुक्मरान अल मखतूम के खानदान को सिर्फ अबू धाबी के अल नहयानों के मुकाबले में ही दूसरा दर्जा हासिल था। अबू धाबी में तेल के विशाल भंडार की खोज अपने स्थायित्व के लिए जूझ रहे दुबई के लिए और उन अन्य 5 अमीरातों के लिए भी बहुत बड़ी देन साबित हुई, जिन्होंने 1973 में जब अंग्रेज़ ने सुएज़ के पूर्व में अपनी सारी सेनाओं को वापस बुला लेने का फैसला किया था, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई नाम से एक नए राज्य की स्थापना की थी। दोहन की मौजूदा दर को ध्यान में रखें तो अबू धाबी का तेल अगले 200 साल तक चलेगा। अनुमान है कि आधी से भी कम सदी बीतते बीतते अल नाहयान की संपत्ति, जो कि अबू धाबी की पूंजीगत निधि का प्राय है, 500 अरब डॉलर होगी, जिसके मुकाबले में अब्रामोविच और अन्य रूसी कुलीन की संपत्ति मामूली दिखाई देगी। अबू धाबी ने यूएई के उन अन्य 6 अमीरातों को सब्सिडी देने में उदारता दिखाई है जिनके पास उसके जैसे तेल क्षेत्र नहीं है, लेकिन दुबई में अल मखतूम के नेतृत्व की अक्लमंदी का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने कम से कम 70 के दशक से ही उस भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दी थी जब संघीय बजट की जिम्मेदारी उठाने में अबू धाबी की कोई रुचि नहीं रह जाएगी। दुबई के पास पर्याप्त तेल भंडार हैं जो अब भी इस नगर राज्य के कुल आय के 15% का योग करता है, लेकिन ये भंडार अगले दशक में सूख जाएंगे। अल मखतूमों ने एक साथ कई कारोबारों में हाथ डालने का फैसला किया, शायद अल नहानियों के साथ स्पर्धा के अपने परंपरागत रिश्ते के चलते। इस प्रकार उन्होंने जबेल अली पोर्ट खड़ा करने की योजना बनाई, जो अपनी 66 गोदियों के चलते मध्य पूर्व का सबसे बड़ा समुद्री संसाधन बन गया है। आलोचकों ने भले ही इस आलीशान परियोजना का विरोध किया हो, लेकिन इस बंदरगाह और व्यावसायिक क्षेत्र के तैयार करने के फैसले ने बहुत जल्दी ही अपने को साबित कर दिखाया। 1979 में दुबई ने ईरानी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के घुसपैठ से एक कीमती सबक लिया। ईरानी और अफगानी व्यापारी अपने देशों की अस्थिरता से घबराकर दुबई आ गए थे। वे अपने साथ अपने कारोबार को लाए, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इनकम टैक्स और सेल टैक्स से मुक्त होने की वजह से दुबई ने बहुत तेज़ी के साथ मध्य पूर्व में पैसे बटोरने के सुरक्षित जगह के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। यह अमीरात तभी से किसी भी क्षेत्रीय संकट के दौरान हमेशा फलता फूलता रहा है। इस खूबी ने दुबई को पिछले दशक में कारोबार की दुनिया की कई नामी गिरामी शख्सियतों को अपनी तरफ खींचने के काबिल बनाया है। अफ्रीका और मध्य एशिया में मौत के सौदागर के रूप में मशहूर विक्टर बाउट दुबई से 10 मील दूर उसके पड़ोसी अमीरात शारजहां में अपनी हवाई जहाज यात्रा करके वहां की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखा से अपने वो चेक प्राप्त किया करता था जो उसे आपस में झगड़ते गुटों को दी गई उसकी सेवाओं के बदले में मिलते थे। इसलिए गृहबाज और उनके काले धंधे दुबई में बहुत अच्छे तरीके से फलते फूलते रहे हैं। इस मायने में कि दुबई को वो अपने क्रियाकलापों के केंद्र के लिए सुरक्षित स्थलों के रूप में देखते और बरतते रहे हैं, लेकिन उनमें से हर एक के निजी नाटकों की रिहर्सल कहीं की और की गई होती है। घटनाएं दुबई को छोड़कर कहीं और घटित होती रही हैं। वे किसी बड़े नाटक में, जो कि ये शहर खुद है,
छोटी मोटी भूमिकाएं भी निभाते हैं। दुबई भूमंडलीकरण का एक महीन रूप है। इसकी 85% आबादी दुनिया भर के दर्जनों देशों से आए प्रवासियों की है। वहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हर एक के अपने फ़ायदे हैं। अमीराती भविष्यवाद की नई बेहतर दुनिया के लिए अंग्रेज़ी, सोने का व्यापार करने वालों के लिए या टैक्सियाँ चलाने वालों के लिए उर्दू या हिंदी, प्रमुख योजनाकारों के लिए अरबी, कारें खरीदने बेचने वालों के लिए रूसी या पश्तो, और चीनी आने वाले समय के लिए। जगह की स्थिति भी एकदम सही है। कुख्यात रूप से उथल पुथल भरे एक ऐसे क्षेत्र में जहां एशिया, यूरोप और अफ्रीका मिलते हैं, वो अमन और स्थायित्व की जन्नत है। ये प्रवासी अपने पीछे यूरोप के मौसम और टैक्स को, हिंदुस्तान के थका देने वाले शोर को या अफ्रीका के दर्द को छोड़ कर आते हैं। दुबई की एक ऐसी ज़िंदगी के बदले में जहां वो डॉलर्स को बेचते खरीदते हैं और उसका पीछा करते हैं। करों से पूरी तरह मुक्त ये कमर्शियल का सबसे सरल रूप है, और जिनकी किस्मत अचानक खुल गई होती है, ऐसे लोगों के लिए तो इसमें बेइंतहा मुनाफा होता है। नतीजन नोट छापने की इस मशीन से आप पल भर के लिए भी नहीं हट सकते। शहर में उन पश्चिमी कंपनियों के निवेश में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिन्होंने यहाँ के बाजार में अपने मुनाफे की संभावनाएं दिखती थीं। दुबई धन के आयात निर्यात पर उसके सख्त नियंत्रण को लागू करने पर राजी नहीं हो सका, जिसकी मांग एक वक्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, क्योंकि इससे शहर का यह अनूठा नारा झूठा पड़ जाता, अपना पैसा दुबई लाइए और कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और इस जगह को अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच की वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों की धुरी में बदल देने की पूरी रणनीति ही बेकार हो जाती। इसने खुद ब खुद सबसे बड़े वित्तीय बाजार के रूप में विकसित होना शुरू कर दिया था, और इस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं था। अब मन चाहा पैसा यहाँ से बाहर ले जा सकते थे और मन चाहा पैसा यहाँ पर ला सकते थे, चाहे तो कैश से भरे सूटकेस में, चाहे तो उसे सोने के सिल्लियों या हीरों में तब्दील करके, चाहे तो उनमें से किसी भी बैंक के मार्फत जो धन के इस लगातार जारी प्रवाह का फ़ायदा उठाने के लिए स्थापित किए गए थे, या अनधिकृत रूप से पैसे की अदला बदली करने वाले उन हवालादारों और हुंडों के मार्फत जो उस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद है जिस पर बाहर से आए हुए मजदूर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। दुबई का विकास होना शुरू हुआ 6वें दशक के आखिरी सालों में, ख़ासतौर से ब्रिटेन की हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद और 1973 के उस तेल संकट के बाद से, जिसने शहर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पेट्रो डॉलर्स की बाढ़ ला दी थी। दुबई का अपना तेल भंडार अबू धाबी का एक छोटा सा अंश था, जो शुरुआती तौर पर उसे अपने इस पड़ोसी अमीरात पर निर्भर बनाता था। नतीजन अल मखदूम परिवार के हुक्मरानों ने अल नहयनों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की कवायद शुरू की। शुरुआत से ही इसने ईरान की व्यापारिक गतिविधियों को कराची, बम्बई और अफ्रीका के पूर्वी तट की व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ने वाले अरब सागर पर दुबई को एक वाणिज्यिक गोदाम की ऐतिहासिक भूमिका निभाने को प्रेरित किया। बम्बई के साथ दुबई के रिश्तों की सशक्त राजनीतिक जड़ें थीं, क्योंकि ब्रिटिश राज्य के दौरान शहर का प्रबंधन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही किया जाता था। जैसे ही 6वें दशक के आखिरी सालों में आधुनिक हवाई अड्डा बना, वैसे ही पश्चिमी विस्थापितों की बसाहट शुरू हो गई। भारतीयों, पाकिस्तानियों और ईरानियों के समुदायों की तरह ही ये लोग भी अपने में ही सीमित रहते थे। तब भी स्थानीय अमीरातों के साथ सभी कम्युनिटी के करीबी रिश्ते थे, हालांकि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, तब भी, जबकि ये उन लोगों के साथ बेहतर रिश्ता बनाए रखने के लिए ज़रूरी था जिन्होंने उन्हें शरण दी हुई थी। जो हाथ आपको खिला रहा होता है उसे आप काटते नहीं हैं। समुदाय उस तरह के आपस में जुदा इलाकों में नहीं रहते थे जो अब अस्तित्व में आ गए हैं। हवेलियाँ बहुत थोड़ी सी ही थीं और ज़्यादातर लोग अपेक्षाकृत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहा करते थे। हुक्मरानों के परिवारों तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान था। तमाम समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों को शेख रशीद से और ख़ास तौर पर उनके परिवार के उनसे छोटे सदस्यों से मिलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी, जिनमें शेख रशीद के वारिस और मौजूदा शासक शेख मोहम्मद शेख मो शामिल थे। अगर किसी खास आर्थिक क्षेत्र या किसी खास समुदाय पर असर डालने वाले कोई मसले होते तो इन पर बातचीत बेबाक तरीके से करने के लिए ये परिवार हमेशा खुला हुआ था। अपने मूल देश में थोड़ा बहुत दबदबा रखने वाला कोई भी भारतीय, पाकिस्तानी या ईरानी
अपनी समृद्धि और संपर्कों के बूते पर शेख रशीद या उनके रिश्तेदारों के साथ आसानी से मुलाकात कर सकता था और अपने मसलों पर उनसे बातचीत कर सकता था। जब 1981 के आसपास दाऊद इब्राहिम ने खालिद पहलवान के साथ मिलकर गुजरात से और फिर बम्बई से सोने की तस्करी की शुरुआत की थी, तो वह इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ था। शाही खानदान तक की आसान पहुंच और उसकी बढ़ती हुई व्यावसायिक दिलचस्पियां ही थीं जिनका दोहन करने का फैसला दाऊद और उसके आदमियों ने किया था। दुबई का हवाई अड्डा यूं तो मध्य पूर्व के मानक से आधुनिक ही था, लेकिन वहाँ की नौकरशाही अपने तरीके से रोचक होने के बावजूद बहुत ही धीमी और निराशाजनक थी। किसी भी समुदाय को विशेष मांग का बर्ताव नहीं किया जाता था। भारतीय, पश्चिमी, अफ्रीकी, ईरानी सभी के साथ एक सा बर्ताव किया जाता था। तरह तरह के परमिट और लाइसेंस के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की वजह से खींच होती थी, लेकिन ज़िंदगी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। नौकरशाही के बहुत से पहलू फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़े में थे। अमीरातों की दिलचस्पी तब तक ओहदों में नहीं जागी थी और ये फ़िलिस्तीनी मुजाहिरों के लिए रोज़गार का एक सुविधाजनक अवसर था। इसने भेदभाव को कम करने में भी मदद की, हालांकि बेहद निरंकुशता की ओर भी ले गया। 1980 तक दुबई आने वाले प्रवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनका मुल्क गृह युद्धों में फंस चुका था और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और ये भी था कि दुबई के माकूल हुक्मरानों के साथ साथ मुसलमान होने के भी अपने फ़ायदे थे। हालांकि 80 के दशक की शुरुआत से भारतीय समुदाय ने अपनी तादाद और प्रभाव दोनों से ही पाकिस्तानी समुदाय को ढकना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ पुराने पाकिस्तानी परिवार जो अपनी व्यापारिक कामयाबी का दावा करने की हालत में थे, वे अमीराती समाज के साथ बेहतर तरीक़ों से घुल मिल गए थे। भारतीयों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय ईरानियों का था, जो 20वीं सदी के पहले दशक में फ़ारसी हुकूमत द्वारा थोपे गए भारी भरकम आयात शुल्क से बचने के लिए दुबई में आबसे थे। फिर मर्डित भी एक जगह थी जो हवाई अड्डे से 6-7 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित थी। यूएई सरकार ने 1982 में इस इलाके का आधुनिकीकरण आरंभ कर दिया था, जिसके तहत उसने लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के इलाके में से 26 मकान और 26 अपार्टमेंट खड़े कर दिए थे और सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके पीछे निश्चय ही भविष्य की सोच थी। मर्डित पहला ऐसा उच्च मध्य वर्गीय इलाका था जिसमें संपन्न पश्चिमी लोग अमीराती और भारतीय समान रूप से साझा करते थे, और आज ये इलाका निवासियों से भरा पड़ा है। दुबई की रूह भले ना हो, लेकिन इसकी एक किस्म की ईमानदारी दुनिया के बेहद दौलतमंद लोगों के लिए फैंटेसी और हकीकत से मिलकर बने ऐश कहा की बुनियाद खड़ी करती है। यहाँ पर सिर्फ दो की हुकूमत चलती है, डॉलर और शेख मुंह। दुबई मध्य पूर्व का काले धन की तस्करी का एक विशाल गैर जनतांत्रिक केंद्र भले ही हो, लेकिन ये देश मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण का स्वागत करता है। वो हिंसा के लिए कुख्यात क्षेत्र के भीतर एक अमन चैन की जगह है। उसने अपनी समृद्धि के लिए तेल पर निर्भर होने के बजाय अरब दुनिया के भीतर खुद को एक अनूठी ताकत के रूप में आविष्कृत किया है। इसके अलावा जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप अपने बैंकिंग केंद्रों को समुद्र पार व्यापार करने की इजाज़त देते रहेंगे, तब तक वो पाखंड के दोषी बने रहेंगे। संगठित अपराध के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण साधन हैं जो इन अपराधों के लिए हरी झंडी दिखाते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों पर पर्दा डालने तथा कर व्यवस्था की निगाहों से बचने के लिए सूडो कंपनीज यानी कि फेक कंपनीज ये सुलभ कराते हैं। इनके विकसित और कामयाब होने के एकमात्र समझ में आने वाली वजह ये है कि एक इल्लीगल अर्थव्यवस्था के भीतर बहुत से कॉरपोरेशन इनका इस्तेमाल ठीक उन्हीं वजहों से करते हैं जिन वजहों से उनका इस्तेमाल दुबई में किया जाता है, ख़ास तौर से टैक्स से बचने के लिए। एक बार किसी व्यक्ति के नाम से कोई मकान या अपार्टमेंट रजिस्टर हो जाता है तो वो पूरी कामयाबी के साथ अपने धन को बेदाग कर लेता है और फिर उस धन को दुनिया के किसी भी वैध वित्तीय तंत्र के भीतर नए सिरे से इस्तेमाल किया जा सकता है। 7वें दशक में उन दक्षिण एशियाइयों की नई बाढ़ आई जो पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न देशों, खासतौर से युगांडा में हो रहे जुल्मों से भाग कर आए थे। इस समय तक नेपालियों और श्रीलंकाइयों की कोई उल्लेखनीय आबादी नहीं थी। इनकी आमद की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। निर्माण के क्षेत्र में विस्फोटक प्रगति के चलते सस्ते और अक्सर ऐसे जिनसे ज़रूरत ख़त्म होने पर निजात पाई जा सके मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी और अमीराती परिवारों के रहन सहन के स्तर पर आए निखार की वजह से
दक्षिण एशिया और फिलीपींस के निर्वासितों के बीच से आए बंधुआ नौकरों की तादाद बढ़ गई। साम्यवाद के पतन तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजारों के बेलगाम हो जाने की वजह से 80 के दशक के आखिरी दौर में वैश्विक अर्थतंत्र में नकदी का बड़ी तादाद में समावेश बढ़ा। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की पॉसिबिलिटी तलाशते हुए दुनिया की छानबीन करने लगे। जिस क्लाइंट वर्ग का प्रतिनिधित्व वे करते थे, वो वर्ग अपनी सेवाएं कई वजहों से देने के लिए तत्पर था। कुछ थे जो रिटर्न की ऊंची से ऊंची दरों की उम्मीद में थे। टैक्स से बचाव सभी को उत्प्रेरित कर रहा था। कंपनियां नए बाज़ारों के प्रति अपने जज्बे का इजहार भी कर रही थी, और कुछ निवेशक अपने पैसे पर लगे आपराधिक स्रोत के दाग को धोना चाहते थे, और इस पूरे प्रोसेस में बेहिंता धनराशि शामिल थी। यहाँ तक कि खरीदारी की तहजीब में भी भारी बदलाव आ चुका था। दुबई मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स का अड्डा था, इसलिए एक मुख्य पीआर कैंपेन हर साल खरीदारी के पूरे 1 महीने तक जारी रहता है, जिसकी शुरुआत मध्य जनवरी में होती है। उपभोक्ताओं का एक जश्न जो दुनिया भर के दौलतमंद ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता है। खरीदारी का सबसे रंगारंग और उमंग से भरा इलाका है ओल्ड गोल्ड सूक यानी कि बाजार। कारोबार 8वें दशक में इस कदर कामयाब हुआ कि कंपटीशन के तौर पर उन्होंने न्यू गोल्ड सूक खोल डाला। दोनों ही मुख्यतः पाकिस्तान और भारत से जुड़े निर्यात बाज़ारों पर निर्भर करते थे, और पाकिस्तानी तथा भारतीय व्यापारियों ने इस दौर में इनके मार्फत बड़ी बड़ी जागीरें खड़ी कर ली थी। गोल्ड सूक रेशम और मसाला सूकों में लगे हुए थे, जिनमें से पहले पर मुख्यतः भारतीय और पाकिस्तानी व्यापारियों का तथा दूसरे पर ईरानी व्यापारियों का कब्जा था। विलक्षण से विलक्षण सामान यहाँ पर बहुत कम पैसों से खरीदा जा सकता था, लेकिन इसके विपरीत कोई भी आधुनिक वाइट मॉल यानी कानूनी और वैध तरीके से खरीदी गई कोई भी चीज़ यहाँ दुर्लभ थी, और पश्चिमी लोगों तथा अमीरातियों दोनों को ही अपने आधुनिक ज़रूरत की चीज़ों का आयात करने सिंगापुर और हांगकांग तक भागना पड़ता था। शेख रशीद शुरू से ही आधुनिकीकरण का हिमायती था। उसने एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में दुबई की तेज़ रफ्तार तरक्की को बढ़ावा देने का निश्चय कर रखा था। 80 के दशक के शुरुआती दौर में भी पहले उसने अपने निरीक्षण में तमाम अमीरातों को आपस में जोड़ने वाली एक आधुनिक सड़क परिवहन व्यवस्था का निर्माण कराया था। उसने उस शुरुआती दौर में चौराहों के घुमावदार मोड़ तैयार करवाए, और 80 के दशक की शुरुआत में भी आप ड्राइव करते हुए आधा घंटे में दुबई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते थे। ये चीज़ आपको असाधारण लगेगी अगर आपने आज की तारीख में दुबई में मोटर गाड़ी चलाई हो। पूरा दिन शहर की 2 प्रमुख सड़कों पर लाखों की तादाद में वाहन, जिनमें बीचों बीच में दिखाई देने वाले बुगाटी वेरॉन्ग को छोड़ भी दें तो अंतहीन हमर्स और दूसरे एसयूवी शामिल होते हैं, इस कदर भागते रहते हैं कि शहर हर वक्त स्थायी ट्रैफिक जाम के जोखिम में बना होता है। अगर आप नए दुबई की जगमगाती हुई ऊंचाई पर बसी दुनिया से एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो आपको तटबंधन के आसपास और डेरा के सूक में फैले मध्यम वर्गीय लोगों के झुंड मिलते हैं। यहाँ व्यापारी पूरे दिन नौकाओं में माल चढ़ाते उतारते रहते हैं। 3 मीटर ऊंचे बक्सों के ढेर लगता है, खुद ब खुद सरकते चले जा रहे हैं। दरअसल उन्हें सीखियाँ जिस्म वाले छोटे कद के बंगाली, श्रीलंकाई और नेपाली मजदूर ढो रहे होते हैं। वहाँ आपको नकली रोलेक्स, चोरी से तैयार की गई डीवीडी और जाली कंप्यूटर बेचते फेरी वाले मिलते हैं। जेवर और सोना बेचने वाले दुकानदार उपकाई पैदा करती नुमाइशें करते दिखाई देते हैं। अति धनाढ्य और अथक कमाई में लगे व्यापारियों के इन 2 स्तरों को एक साथ थामे रखने की कोशिश अमानवीय परिस्थितियों के उस दलदल को बदतर से बदतर बनाई जा रही है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका, फिलीपींस और चीन के मजदूर रहते हैं। इन कामगारों को आमतौर से बहुत ही सफाई के साथ लोगों की नज़रों से दूर रखा जाता है ताकि वो दुबई के ऊपरी खूबसूरती को बर्बाद न कर सकें। शेख मुंह में इतनी अक्लमंदी थी कि वो इस बात को समझ सका था कि कुपोषण के शिकार कामगारों की एक पूरी की पूरी पलटन को उनके बदबूदार दड़बों, जिन्हें आशावादी तरीक़ों से लेबर कैंप कहा जाता है, से जानवरों की तरह ट्रकों में भरकर उन निर्माण स्थलों तक जहां वो असहनीय गर्मी में 12 घंटे खटने वाले हैं ले जाए जाने का दृश्य कुछ बेहद कलंकपूर्ण ऐतिहासिक दृश्यों की याद दिलाता है, और इसलिए उसने हुक्म दिया कि इन्हें खुले ट्रकों की जगह बसों में ले जाया जाए। जब हवाई जहाज ने नीचे उतरकर रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया तो दाऊद ने चैन की सांस ली।
उसे हवाई सफ़र पसंद नहीं था और जब भी वो कोई फ़्लाइट पकड़ता था तो उसे एक भारी तकलीफ़देह पागलपन से जूझना पड़ता था। जब वो हवाई पट्टी पर चलता हुआ दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भीड़ की तरफ बढ़ रहा था तो उसके मन में ताजगी और आशंका के मिला जुले एहसास थे। एक बात उसे पक्के तौर पर मालूम थी कि उसने बम्बई और उसकी गंदी गलियों को अलविदा कह दिया है। हो सकता है फ़िलहाल के लिए, हो सकता है हमेशा के लिए। अब उसे दुबई को अपनी डोंगरी, अपना घर बनाना होगा। इसके पहले दाऊद 2 दफ़ा दुबई आ चुका था, लेकिन एक सैलानी के तौर पर, वहाँ अपना घर बसाने की संभावना के साथ नहीं। अप्रवास संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब दाऊद प्रतीक्षा में खड़ी एसी टोयोटा में बैठ गया तो उसने सामने फैले रेगिस्तान विस्तार को एक नई रोशनी में देखा। पहली नज़र में वो झुलसा देने वाली गर्मी और रेत से घिरी निहायत ही उदास कर देने वाली चौड़ी अंधीन सड़कें लगती थीं, जिनके पार बीच बीच में फैली इमारतें भर नज़रों को राहत देती थी। ये था दुबई, वो जगह जो कई हिंदुस्तानियों के लिए अपनी जन्मभूमि से ज़्यादा महत्व रखती थी। दाऊद का मन सहसा उदास हो उठा और उसे बम्बई की याद आने लगी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कमज़ोर पड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर वो अपने अतीत को पीछे छोड़ आया है तो उसकी एक वजह ये है कि इसी रेतीले शहर को अपना मुख्य ठिकाना बनाएगा और यहीं से अपना कारोबार चलाएगा। अच्छा ही है, ये शहर तरक्की कर रहा है और वो भी इसी के साथ साथ तरक्की करेगा। दाऊद का साहसी दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दाऊद का दिमाग दुनिया के सबसे तेज और विक्टर बाउट से भी ज़्यादा चालाक दिमागों में तो शुमार होता ही था। सो उसने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता देना लाजमी होगा कि बाउट एक रूसी गिरोह का सरगना और हथियारों का व्यापारी है, जो लंबे अरसे तक कानून की पहुंच से बाहर बने रहने के बाद 2008 में इंटरपोल रेड अलर्ट के बाद थाई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका तभी से उसका प्रत्यर्पण चाहता रहा है, लेकिन बाउट उसकी कोशिशों को नाकामयाब करता रहा है। दाऊद जानता था कि खालिद उसके साथ समझौता करने को राजी नहीं होगा, इसलिए उसे सबसे पहले एक ऐसे सहयोगी की तलाश की ज़रूरत थी जो उसकी योजनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा सके। उसके लिए एक थिंक टैंक और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना ज़रूरी था। दाऊद तमाम ऐसे कारोबारों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था जो फ़ायदेमंद लेकिन जायज़ हो। कम से कम दुबई में तो वो इन सारे कारोबारों में पैसा लगाते हुए, अपनी सरपरस्ती करते हुए वाइट दिखना चाहता था। बॉलीवुड से लेकर घुड़दौड़ और शेयर बाज़ार तक उसने हर तरफ अपना जाल फैलाने की कोशिश की थी। ऐसा कोई टकसाली धंधा नहीं था जिसे उसने व्यापारिक साठ गांठ के मार्फत अपने नियंत्रण में ना ले रखा हो। घुड़दौड़ और फिल्मी उद्योग उसे किशोर अवस्था से ही आकर्षित करते रहे थे, लेकिन बम्बई में उसका ज़्यादातर वक्त अपने प्रतिद्वंदियों को गिराने और पुलिस के साथ लुका छिपी खेलने में ही जाया होता रहा था। इस देश में उसे कानून और उसके पालन कराने वालों से निपटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही उन्हें अपने पक्ष में करके रखेगा। दरअसल वो हुकूमत को ही अपने पक्ष में करके रखेगा। उसे खबर ही नहीं हुई कि कार कब रुक चुकी थी। ड्राइवर ने दाऊद को विनम्रतापूर्वक बताया कि वो पहुंच चुके हैं। दाऊद सोचने लगा कि उसकी कार कुछ कुछ वैसी ही हवा में तैरती हुई चली है जैसे कुछ देर पहले हवाई जहाज़ चल रहा था। एक भी दचका नहीं, ना कोई गड्ढा, ना कोई आवाज़ और ना कोई झटका जो उसे उन सड़कों की याद दिलाता जिनका वो आदी था। बम्बई में इतनी सरलता से इतना लंबा सफ़र वो कभी नहीं कर सकता था। दाऊद ने अपने सामने खड़े उस ठाठदार बंगले को देखा जिसका इंतज़ाम शेख यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने दाऊद के रहने की अपनी स्थायी व्यवस्था होने तक उसके ठहरने के लिए कर दिया था। शेख यूसुफ तस्करी के कारोबार में दाऊद का नया पार्टनर था जो अब दुबई में बस चुका था। दाऊद ने इसकी तुलना अपनी उस जर्जर इमारत से की जिसमें वो रहता था। टेमकर मोहल्ला और फिर मुसाफिर खाना, टूटी हुई रेलिंग्स, चटकी हुई सीढ़ियाँ, गंदे कोने, बदबूदार गलियारे, साइबान के परे लगे फव्वारों, साफ सुथरे लॉन, रंगीन चंदोवों, वर्दीधारी वेटरों, लोहे के एक विशाल दरवाजे, संगमरमरी पोर्टिको और ग्रेनाइट के फर्श से सज्जित ये आलीशान बंगला एक अलग ही दुनिया थी। बम्बई में तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री तक को ऐसा शाही रहन सहन मैसर नहीं हो सकता। बंगले की भव्यता को पल भर निहारने के बाद दाऊद ने तुरंत फैसला किया कि वो अपने लिए भी एक बंगला बनवाएगा जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। वहाँ पर वो बम्बई और दुबई के रईस और प्रसिद्ध लोगों से मिला। खैर, अपनी योजनाओं पर वापस लौटते हुए उसने तय किया कि उसे अपने खास साथियों को दुबई लाना होगा।
वो जानता था सोचने और फैसले लेने के मामले में वो किसी नए आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। योजनाएं बनाना तो उसके हाथ में था, पर उन्हें असली जामा पहनाने के लिए सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती थी। 24 घंटे के भीतर दाऊद ने बम्बई के लिए ढेरों फ़ोन कर डाले। जिन्हें ये फ़ोन किए गए थे उनमें कुछ पुलिस अफसर, कुछ नए नए राजनेता और थोड़े से उसके भरोसेमंद वफादार शामिल थे। जहाँ उसने राजनेताओं और पुलिस अफसरों का शुक्रिया अदा किया, वहीं उसने अपने आदमियों के लिए एक हुक्म दिया, अपने कारोबार और रोजगार को समेटो और दुबई के लिए आज रवाना हो जाओ। इस तरह बम्बई से दाऊद के गुलगोग के सामूहिक पलायन की शुरुआत हुई। सबसे पहले आने वालों में था उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम, उसके बाद अनिल प्रणव उर्फ बांग्या यानी बैगन। उसे ये नाम उसकी बैगन जैसी छोटी गोल मटोल कद काठी की वजह से दिया गया था। इसके बाद सुनील सावंत उर्फ सौत्या, मनीष लाला, अली अब्दुल्ला अंतुले और दूसरे लोगों ने मुंबई से दुबई के लिए प्रस्थान शुरू कर दिया। दाऊद के दो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लोगों को दुबई के लिए अपने बैग तैयार करने में सबसे ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि वो अपने पेचीदा पुलिस केसों और अपने अंतहीन लगते कारोबारों से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पा सके। ये थे दो छोटा राजन और छोटा शकील, और वो क्रमशः 1987 और 88 में दुबई पहुंच पाए। राजन पहले पहुंचा और अपनी फर्मा बरदारी, लगन और किसी भी मुश्किल काम के लिए तत्पर रहने की वजह से दाऊद का दायां हाथ बन गया। शकील इस विकसित होते साम्राज्य का हिस्सा बाद में बना, और हालांकि भाई यानी कि दाऊद के प्रति गुलामी का जज्बा उसमें भी वैसा ही था, लेकिन उसे राजन के पीछे पीछे चलकर संतोष करना पड़ा। इस बीच दाऊद का अहंकार एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि उसने एक विशालकाय बंगला खरीदा और उसका नाम रखा द व्हाइट हाउस। जाहिर है वो खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से कम नहीं समझता था। प्रतिद्वंदियों का सफाया। तमाम निगाहें दाऊद इब्राहिम पर टिकी हुई थी। उसने सामने बैठे व्यक्तियों को सतर्क निगाहों से देखा, मानो वो उस फैसले को सुनाने के पहले जिससे अंडरवर्ल्ड के सारे समीकरणों के बदल जाने की संभावना थी, उसके नफ़ा नुकसानों का अंदाज़ा लगा रहा हो। तभी छोटा राजन हाथ में फ़ोन लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी राहत का भाव था जिसे देखकर लगता था कि मानो उसने किसी बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया हो और अब अपने बॉस से आखिरी में किसी तरह फ़ोन करवाना भर बाकी रह गया हो। लेकिन जब उसने वहाँ बैठे हुए लोगों को देखा तो उसने कॉर्डलेस हैंडसेट दाऊद को न पकड़ाना ही मुनासिब समझा। इसके बजाय उसने खुद ही रिसीवर में फुसफुसाते हुए कुछ इस तरह से बात कही, भाई अभी व्यस्त हैं, बाद में कॉल करेंगे, और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद राजन कमरे में बैठे लोगों के चेहरे को गौर से देखने लगा। इनमें से एक था शरद शेट्टी उर्फ अन्ना, दाऊद भाई का एक खास दोस्त और भाई की जुआ कंपनी का मुखिया। दूसरी तरफ था रामा नाइक, भाई के डोंगरी के संघर्ष भरे दिनों का साथी। राजन को मालूम था कि अन्ना और रामा नाइक के बीच बम्बई के लहराते पश्चिमी उपनगर मलाड के ज़मीन के एक बड़े भारी प्लॉट को लेकर जूतम पैंचार चल रही है। इस फसाद में इस कदर हिंसा की नौबत आ चुकी थी कि ज़रूरत पड़ने पर दोनों शख्स खून बहाने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन दोनों ही चूँकि दाऊद के करीबी थे, इसलिए जब तक उन्हें भाई की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक दोनों में से कोई भी ज़मीन के उस टुकड़े पर अपना दावा ठोकने या उसके खातिर अपने अपने गुर्गों को एक दूसरे से भिड़ा देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कई बार बम्बई से दुबई फ़ोन करके बिग बॉस को जोर शोर से अपनी शिकायतें कर चुकने के बाद मामले के निपटारे के लिए दोनों उसके पास आए थे, क्योंकि उन्हें भाई के इंसाफ और निष्पक्षता पर भरोसा था। दाऊद का ऐसा रुतबा उन लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। जब अन्ना और रामा दुबई से उतरे तो उन्हें तुरंत ही 5 स्टार होटल में ठहराया गया और ड्राइवर सहित शानदार कारें उपलब्ध कराई गई। एक अजनबी मुल्क में दाऊद के ऐसे रुतबे को देखकर वो इस कदर प्रभावित थे कि दोनों ही कुछ देर को अपनी आपसी दुश्मनी भूल गए। अगले कुछ दिनों तक कई बैठकें हुई। शरद अन्ना का कहना था कि प्लॉट को सबसे पहले उसके आदमियों ने देखा था और उन्होंने सबसे पहले ज़मीन पर कब्जा हासिल करने की पहल शुरू की थी। रामा नाइक का तर्क था कि ज़मीन के मालिक पर उसके पुराने एहसान थे और वो खुद उसके साथ सौदा करने को उत्सुक था, लेकिन क्योंकि शरद के आदमियों ने उसे डराया धमकाया था इसलिए वो दहशत में आ गया था। दाऊद सिर्फ कुछ सवाल पूछने के अलावा ज़्यादातर खामोश रहकर अपने उन दोनों शीर्ष सहयोगियों के बेसर पैर की बहस को सुनता रहा था। राजन समझ गया कि भाई इन थकाऊ त्रस्त कर देने वाली लंबी बहसों और कैफियतों से तंग आ चुके हैं और मामले को सुलझाना चाहते हैं। फैसला उनका दिमाग शायद कुछ पहले ही ले चुका था।
दाऊद के साथ इन कुछ सालों की करीबी की वजह से राजन इस आदमी के स्वभाव को एकदम ठीक ठीक समझने लगा था। आखिरकार जब अन्ना और राजन ने एक बार फिर अपने स्वर ऊंचे किए ही थे कि पूरे कमरे में खामोशी छा गई और दाऊद ने कुछ पल की मर्म भरी चुप्पी के बाद सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाया, जो इस बात का इशारा था कि अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उस लंबी चुपती हुई खामोशी को तोड़ने की ज़रा भी कोशिश करने के बजाय उसने सिगार सुलगाया और धुएं के स्याह गुब्बारे छोड़ने लगा। सारे लोगों पर अब तनाव छाया हुआ था। दाऊद खड़ा हुआ और टहलता हुआ कांच की उस बड़ी खिड़की की ओर गया जो डेरा दुबई की व्यस्त सड़क और ट्रैफिक की दिशा में खुलती थी। नीले आसमान पर अपनी लालिमा बिखेरता हुआ सूरज शफक पर डूब रहा था। वो मुड़ा और बोला, रामा, मेरा ख्याल है तुम अब वो ज़मीन अन्ना को दे दो, और अन्ना, तुम रामा को इसकी ठीक से भरपाई कर दो। खामोशी पूरी तरह छाई हुई थी। किसी ने भी बोलने का साहस नहीं किया। वो उम्मीद कर रहे थे कि दाऊद शायद बात को आगे बढ़ाएगा और कोई वजह बताएगा कि उसने रामा के पक्ष में फैसला क्यों नहीं किया, लेकिन दाऊद ने आगे एक भी शब्द नहीं कहा। वो कमरे से निकलने के लिए तैयार दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी रामा, जो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था लेकिन अब तक किसी तरह खामोश और शांत बना हुआ था, अचानक उठ खड़ा हुआ, बोला, भाई, ये गलत बात है, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दरवाजे से बाहर हो गया। शरद तुरंत उठा और दाऊद के पीछे भागा, जबकि रामा वहीं सोफे पर पसर गया। उसने राजन की ओर देखा और मराठी में बुदबुदाया, मला ये नाही जमणार, मुझे ये जमा नहीं। राजन ने नाइक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ये वो दिन था जब हर किसी को लग रहा था कि आज के बाद रामा नाइक डी कंपनी का सहयोगी नहीं रह जाएगा। रामा सिर्फ अरुण गवली का ही रहनुमा नहीं था, बल्कि मुसलमान माफिया के भीतर भी उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। वो खुद को पिटा हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सौदे में अपने प्रतिद्वंदी से हार गया था, बल्कि दाऊद ने उसे नपे तुले शब्दों में रूखे तरीके से निपटाते हुए जिस तरह का सलूक उसके साथ किया था, उससे भी उसे साफ साफ लग रहा था कि शरद को दाऊद से पहले आश्वासन मिल चुका होगा कि सौदा उसके हित में होगा। गुस्से से बौखलाया हुआ रामा जब बम्बई पहुंचा तो उसने एक ऐसा फैसला ले डाला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, दाऊद के हुक्म को ना मानने का फैसला। अरुण गवली ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि चूंकि दाऊद दुबई चला गया है, वो पहले जैसा आदमी नहीं रह गया है। दाऊद बहुत बेईमान और धोखेबाज हो गया है और BRA कंपनी का सफाया करना चाहता है। लेकिन नाइक को हमेशा यही लगता था कि गवली दाऊद के प्रति इतना शक और वहमी इसलिए है कि दाऊद ने कई मौक़ों पर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार गवली का शक हर लिहाज से सही साबित हुआ था। दाऊद की धोखेबाजी, गवली नाइक गुट और उसकी साझेदारी की जड़ें खोदने के उसके इरादे। रामा ने दाऊद का हुक्म ना मानने का फैसला कर लिया था। उसका तर्क था कि होगा वो भाई, लेकिन वो अब बम्बई में नहीं था और उसे उन मसलों में दखल देने का कोई हक नहीं था जिन्हें वहीं के वहीं सुलझाया जा सकता था। शरद शेट्टी दाऊद की मध्यस्थता से बहुत खुश था, लेकिन उसे हिंसक सर अंजामों का खौफ भी था। शेट्टी ने भाप लिया था कि रामा इतने बड़े मुनाफे के सौदे को यूं ही हाथ से नहीं निकल जाने देगा, और उसकी आशंका सही साबित हुई जब उसने अपने लड़कों से सुना कि रामा जायदाद के मालिक से संपर्क बनाए हुए है और अपने पैर वापस खींचने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। इस वक्त शरद अभी भी दुबई में दाऊद की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा था। उसके लिए आसान था कि वो दाऊद के पास जाकर फरियाद करता और उससे नाइक के अड़ियलपन की शिकायत करता। दाऊद ने अन्ना की शिकायतों को धीरज से सुना और फिर घिसा पिटा लेकिन बहुत ही संजीदा ऐलान किया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक उबाऊ वाक्य जो अक्सर मायूसी की हालत में लाचार लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दाऊद के करीबी लोग जब भी उसकी ज़ुबान से इस वाक्य को सुनते थे तो वो समझ जाते थे कि भाई ने आखिरी तरीका अपनाने का मन बना लिया है। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कटघरे अपने ब्राह्मण परिवार का पहला व्यक्ति था जो 1975 में पुलिस में भर्ती हुआ था। कटघरे ने अपनी करियर के कोई 1 दर्जन बरस सामान्य रूप से बिताए थे। हर किसी की तरह उसे भी किसी ऐसे बड़े मौके का इंतज़ार था जो उसे नामी गिरामी अफसरों की जमात में शामिल कर दे। चर्चा के केंद्र में आने का उसका मौका कोई 10 साल बाद आया, लेकिन ऐसा जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। कटघरे की ख्याति, बल्कि कहें कुख्याति, 1987 की गर्मियों में रातों रात फैल गई। वो 24 जुलाई का दिन था जब वो दक्षिण बम्बई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे फ़ोन पर रामा नाइक के ठिकाने के बारे में खबर मिली।
इस खुफिया सूचना के मुताबिक रामा नाइक शहर के उत्तर पूर्वी उपनगर चैम्बूर में एक हेयर कटिंग सैलून में बैठा हुआ था। कटधरे बिना ज़रा भी देर के बताए गए स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। बाद की घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। मीडिया ने कई सारे किस्से रिपोर्ट किए, घटना के पृष्ठभूमि के अलग अलग कैफियतें पेश की। कटधरे का कहना था कि उसने नाइक को समर्पण करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस गिरोहबाज ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। कटधरे को मजबूर होकर अपने बचाव में गोलियां चलानी पड़ी, जिससे जख्मी होकर नाइक मर गया। नाइक की मौत अपने वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज हत्या बन गई थी। कटधरे को अपनी इस बहादुरी के लिए इनाम की उम्मीद थी, लेकिन घटना न्यायिक जांच समेत कई जांचों का मसला बन गई और कटधरे का करियर पटरी से उतर गया। दरअसल इस मुठभेड़ की वजह से पूरी बम्बई पुलिस पर काले साए मंडराने लगे, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए थे और उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका था। मीडिया ने तरह तरह के कई अनुमान लगाए और वारदात को अलग अलग कई शक्लों में पेश किया। इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलमिस्ट ने तो यहाँ तक लिख डाला कि नाइक की हत्या दाऊद के अदकल, अहमद अंदुले और डैनी नाम के निशानेबाज ने जुहू में लूडो सिनेमा के सामने की थी और उसकी लाश कटधरे को सौंप दी थी, जिसने बाद में उसके पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया था। दूसरे कुछ रिपोर्टों में इस नकली मुठभेड़ बताया गया। उनका कहना था कि कटधरे नाइक की नशंस हत्या का इरादा लेकर ही चैम्बूर गया था। इन रिपोर्ट्स का दावा था कि ये कोई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि दाऊद के इशारे पर कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई हत्या थी। कुछ का तो ये भी कहना था कि चैम्बूर कटधरे के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता था। अगर वो एक अपराधी को जाल में फांसने को लेकर इतना संजीदा था, तो उसे कायदे से चैम्बूर पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, जो इलाके को घेरकर नायक को अपने काबू में लेने की कोशिश करती। कटधरे कभी कल्पना भी नहीं कर सका होगा कि एक मुठभेड़ उसके करियर को इतने भयानक तरीके से चौपट कर देगी। कटधरे भले ही अपने करियर के इस सबसे बड़े मौके का जश्न नहीं मना पाया, लेकिन दुबई का व्हाइट हाउस पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूब गया था। वहाँ रात भर चलने वाली पार्टियाँ जारी थीं, जिनमें लजीज खाना और ड्रिंक्स परोसे जा रहे थे। शरद शेट्टी अपने पुराने दुश्मन के खात्मे से फूला नहीं समा रहा था। व्हाइट हाउस के लॉन शरद शेट्टी की पार्टियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गए थे। वो उल्लास से भरा हुआ था। वो बम्बई में 50 करोड़ के ऊपर के सौदे पर हाथ मारने में कामयाब रहा था और उसकी राह का रोड़ा बहुत आसानी से साफ हो गया था। वो भी इस तरह कि उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। जैसा कि दाऊद की आदत थी, वो अपनी चालों को गुप्त रखता था, लेकिन कहा जाता है कि कभी कभार अपने गुर्गों और सहयोगियों पर अपना रौब गालिब करने के लिए वो छोटे मोटे इशारे कर दिया करता था। अपने शुरुआती जश्न वाली शाम दाऊद मुंह से सिगार दबाए एक आदमकद आईने के सामने खड़ा अपनी बो टाई की गांठें दुरुस्त कर रहा था। राजन उसके पीछे उसका कोट लिए खड़ा था। वो कोट पहन ही रहा था, तभी उसने शरद को अंदर आते देखा। दाऊद उसे देखकर मुस्कुराया और उसके शुक्रगुजार सहयोगी ने उसके पीछे आकर उसे सीने से लगा लिया। फिर दोनों गले मिलकर एक दूसरे की पीठ ठोकने लगे, ये जानते हुए भी कि दाऊद उसके सवाल का कोई पूरा जवाब देने वाला नहीं है। उसने उससे पूछा कि उसने नाइक को उसकी गुस्ताखी के लिए सज़ा देने के लिए क्या तरीका अपनाया था। इस पर दाऊद सिर्फ मुस्कुराया, बोला, ट्रेड सीक्रेट्स। राजन और दाऊद ने एक दूसरे की तरफ देखा, जो इस ट्रेड सीक्रेट को अन्ना के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे थे। पुलिस और माफिया के हलकों में व्यापक तौर पर यही अनुमान था कि दाऊद ने ही फरार गिरोहबाज रामा नाइक के ठिकाने के बारे में नागपाड़ा पुलिस तक गुप्त संकेत पहुंचाने का इंतजाम किया था। अज्ञात स्रोत से हासिल इस तरह की खुफिया सूचनाओं के बारे में पुलिस आमतौर पर सूचना देने वाले की पहचान को लेकर पूछताछ नहीं करती, लेकिन तब भी वो इस अवैध खुफिया सूचना के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर करती है। जब कभी इस तरह की खुफिया सूचनाओं के वजह से उन्हें कामयाबी मिल जाती है, लेकिन अक्सर उन्हें एक चक्कर लगातार लौट कर लगाना पड़ता है, क्योंकि माफिया के लोग अपना बदला निकालने के लिए भी पुलिस का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। रामा के मामले में नागपाड़ा पुलिस ने एक खबरी मुखबिर से नायक के ठिकाने के बारे में सुना और एक खुफिया सूचना सब इंस्पेक्टर कटधरे को दे दी थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था जब किसी पुलिस मुठभेड़ ने इस तरह के विवाद की शक्ल ले ली थी। इसके पहले भी इस तरह के मुठभेड़ों को दाऊद के साथ जोड़कर देखा गया था और उन्हें उसके चालाकी भरे षड्यंत्रों की करामात के तौर पर लिया गया था। जुलाई 1986 की शाम, जब महमूद खान उर्फ कालिया, उसके सांवले रंग की वजह से उसे ये नाम दिया गया था, दुबई के अपने सफ़र के बाद शहर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस ने उस पर हाथ लगाया और फिर उस मुठभेड़ में वो मारा गया था। चूँकि हत्या और मारपीट के कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करने गए थे। जब उसे समर्पण करने की चेतावनी दी गई तो उसने उन पर गोली चला दी। लेकिन पागल से पागल पुलिस अफसरों को भी ये बात हजम होने वाली नहीं थी कि कालिया, जो अभी अभी दुबई से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ से उतरा था, अपनी जेब में रिवॉल्वर के लिए हुए यूएई के सुरक्षित इंतजामों और बम्बई के इमिग्रेशन से बचकर कैसे बाहर निकल आया होगा। कालिया की बीवी की फरियादों के नतीजे में बिठाई गई जांच की सदारत कर रहे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अमोलिक की ये दलील पल भर के लिए भी नहीं टिक सकी कि उसने अपने बचाव में वो 4 गोलियां चलाई थी जिनकी वजह से कालिया मारा गया था। इत्तेफाक से कालिया के मारे जाने की पृष्ठभूमि कमोबेश वैसी ही थी जैसे नाइक के मामले में थी। दाऊद और किसी समय उसका प्यादा रह चुका कालिया के बीच की कोई मुलाकात ठीक नहीं रही थी, जिससे दाऊद नाखुश था। कालिया ने उससे कहा कि वो उसे छोड़कर जा रहा है। दाऊद ने खामोश रहकर कालिया को दुबई से चले जाने दिया, लेकिन माना जाता था कि इस मामले में भी उसके पहुंचने की सूचना पुलिस को चुपचाप दे दी गई थी। तय कर लिया गया था कि कालिया को भाई के इलाके बम्बई में दोबारा कदम नहीं रखने दिया जाएगा। कालिया के मारे जाने में एक पैगाम छुपा हुआ था। जिसने भी दाऊद से बगावत की उसका मरना तय है। दाऊद ने दुबई में अपना अड्डा अभी अभी जमाया था और बम्बई के उसके साम्राज्य के खिलाफ की जाने वाली छोटी मोटी बगावतों को कुचलना अब उसका एक दस्तूर बन चुका था। अमोलिक 14 मुठभेड़ों का महारथी था और उसने ज़्यादातर शिकारों में दाऊद इब्राहिम के दुश्मन शामिल थे। अमोलिक के साथ हुई कथित तकरारों में मारे गए दाऊद के दुश्मनों में कालिया के अलावा मन्नत खान और बब्बन कोयंडे शामिल थे। कोयंडे की गलती ये थी कि उसने उल्लासनगर के राजनेता पप्पू कलानी का विरोध करने का दुस्साहस किया था, जो दाऊद का करीबी बताया जाता था। लेकिन कोयंडे का मारा जाना अमोलिक को बहुत महंगा पड़ा, जिस पर उसे गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया था। अंडरवर्ल्ड के वांटेड लोगों को मारने का कलंक कटघरे और अमोलिक के सर पर लगा और दाऊद का गिरोह इससे बेहिसाब फ़ायदा उठाता रहा। दाऊद के प्रतिद्वंदी और उससे बगावत करने वाले लोगों का आसानी से सफाया होता रहा, और वो भी पुलिस के हाथों। माफिया की सबसे दुस्साहसिक कार्रवाई। बम्बई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह अपने भीतर कई शहरों को समेटे हुए है। एक के बाद एक दशक बीतते गए और लोग शहर के मुख्य भूभाग के भीतर अपनी बस्तियां बसाते गए और उन्हीं का एक वर्ग एक के बाद एक समूह रचता गया। मूसा किलेदार स्ट्रीट के कंजरवाड़ा की कहानी यही थी। कंजरवाड़ा मध्य बम्बई के भाईखला रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर एक गली में स्थित था। इलाके का ये नाम वहाँ बड़ी तादाद में बस गए कंजर नाम के उस खाना बदोश कबीले की वजह से पड़ा था, जिनके बारे में रोमांटिक और इतिहासकारों का समान रूप से मानना है कि वो हिंदुस्तान के बहादुर राजपूतों और खूबसूरत खाना बदोशों के वंशज हैं। ऐसे में अगर इस कबीले की औरतें क्रूर से क्रूर अपराधी पर जादू कर दें तो इसमें ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं। वो एक चमचमाती धूप से भरी सुबह थी जब बियारे गिरोह का बाबू गोपाल रेशिम मूसा किलेदार स्ट्रीट पर हौले हौले चला जा रहा था। गुरूर और अपनी ताकत के जोश से भरा हुआ रेशिम कुछ इस तरह अपने इलाके का सर्वेक्षण कर रहा था जैसे कोई बादशाह अपनी रैयत को देखता है। अचानक उसकी निगाह एक अप्सरा नुमा खूबसूरत चीज़ पर पड़ी। ये एक कंजर लड़की थी जो खुले में नहा रही थी। उसकी भीगी त्वचा पर पड़ती धूप मानो से चिढ़ाती हुई उस त्वचा को छूने को उकसा रही थी। बल खाता उसका जिस्म पानी की ठंडक से रह रह कर सिहर उठता था। ये पहली बार नहीं है जब रेशम की निगाह किसी खूबसूरत औरत पर पड़ी हो, और आमतौर पर वो जिसे चाहता हो उसे आसानी से हासिल कर लेता था। वो मानकर चलता था कि उसकी पेशकश को कोई भी औरत ठुकरा नहीं सकती, इसलिए वो सीधा उसके करीब गया और उसके स्तनों पर हाथ रख दिया। वो खूबसूरत चीज़ किसी चुड़ैल की तरह चीखी और रेशम परे हट गया। ख्वाहिश के बुझ जाने की वजह से उतना नहीं जितना सदमे से। वो ठगासा उसे खड़ा हुआ देखता रहा। वो जब कुछ लोग तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, उनमें से एक ने उसका कॉलर पकड़ा और एक के बाद एक तमाचे जड़ने लगा। आखिरकार वो अपनी तंद्रा से बाहर आया और पलटकर वार करने लगा। उसने खुद को याद दिलाया कि वो कौन है। वो बाबू रेशिम है, भाईकला नामक बजबजाते वैभव का मालिक, कोई छोटा मोटा लफंगा नहीं जिसे राह चलते छोकरे पीटने लग जाएं। उसने उस नौजवान को पकड़ा, उसे पीटने लगा। दूसरे लोग भाग खड़े हुए। लड़का अपमानित होकर वापस चला गया। अब बाबू रेशम सीना ताने आगे बढ़ा। हालांकि वो हल्का सा हिल गया था। वो नहीं जानता था कि उसने अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ले ली है।
उस बस्ती के इस 26 वर्षीय लड़के का नाम था विजय उटेकर कंजरी। कोई व्यक्ति उसके मोहल्ले में धड़धड़ाता हुआ आकर वहाँ की एक नौजवान लड़की को छेड़ने लग जाए, इस ख्याल ने ही उसे गुस्से में भर दिया था। ऊपर से रेशम ने उस पर हाथ भी उठाया और सबके सामने उसे पीटा। वो देखता रह गया। वो गुस्से में भरकर सोचने लगा कि रेशम जैसे इस मवाली ने न सिर्फ उसके कबीले की एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला है, बल्कि खुद उसके स्वाभिमान और इज्जत पर चोट की है। बदले की भावना से भरे हुए विजय के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी, उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। जैसा कि सांस्कृतिक रूप से गुमराह इस शहर के ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवानों के साथ होता है, विजय कई बातों को लेकर नाराज़ था। वो बेवजह बगावत के लिए तो वैसे भी प्रसिद्ध था, और अब तो उसे एक वजह भी मिल गई थी। अरुण गवली के आदमी जिस तरह उसके कबीले के लोगों से पैसे हटते थे, उन्हें ठगते थे और उन्हें डराते धमकाते रहते थे, वो ये सब देखता था, और इससे उसके मन में अरुण गवली को लेकर बहुत गहरी बेचैनी थी। ऊपर से अब ये घटना, उसकी सारी नफरत बाबू रेशम नाम के इस चेहरे पर आकर सिमट गई। अब रात दिन उसके मन में सिर्फ यही ख्याल मंडराता रहता, मैं बाबू रेशम को कैसे ख़त्म करूं। उसने शीतल शेट्टी, जो इस इलाके में गवली का प्रतिद्वंदी था, के भाइयों जयंत शेट्टी और अप्पू शेट्टी से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। इन भाइयों ने उसे वो सारा साजो सामान मुहैया करा दिया जिसकी दरकार उसे रेशम से निपटने के लिए थी। अब उसे एक मौका भर चाहिए था। जैसा कि दूसरे स्थानीय गुंडों के साथ था, रेशम भी देशी शराब बेचने वाली कलाड़ियों में जाने की आदत से ऊपर नहीं उठ सका था। वो अक्सर इन कलाड़ियों में जाया करता था जो 7 रस्ता जंक्शन और बीजे रोड के आसपास फैली हुई थी। ऐसे ही एक मौके पर जब रेशम अपने गुंडों के साथ अंदर बैठा हुआ था, विजय और उसके साथी रवि ग्रोवर एक क्रॉस लेन पर खड़े हो उस पर निगाह रखे हुए थे। जब भी उसे दरवाजे के मैले कुचले पर्दे के पीछे से रेशम का हंसता चहकता चेहरा दिखाई दे जाता, तो वो इस कदर गुस्से से भर उठते कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। आखिरकार उसका चेहरा तमतमा उठा और उससे सहा नहीं गया। उसने अपना देसी कट्टा निकाला और रेशम पर 2 गोलियां दागते हुए जोर से चिल्लाया, साले तेरी माँ की औरत लोग पे नज़र डालता है, इधर ही गाड़ देगा मैं तेरे को। कुछ पल तो रेशम समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है और वो बचाव में नीचे झुक गया। उसने अपने बदतर ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि विजय जैसा कोई लड़का इस तरह की खतरनाक हरकत कर सकता है। उसके साथियों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन विजय उनकी गोलियों से अपना बचाव करता हुआ भाग गया। ये देखकर रेशम भी भागा। इस शिकस्त से विजय के गाल पर एक और तमाचा पड़ा। रेशम एक बार फिर बिना किसी नुकसान के बच निकला था, लेकिन विजय ने आगे की सोचने के बारे में सीखा था। उसके पास कोई योजना होनी चाहिए। उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। अब विजय सिर्फ जज्बात से भड़कर नहीं, बल्कि मंसूबे के साथ बदला लेने जा रहा था। ऐसा मंसूबा जो शुद्ध निखालिस दुराचार से जन्मा था। इस बीच विजय के इस करतब की खबर छोटा राजन के कानों में पड़ चुकी थी। खबर लाने वाले को राजन के चेहरे का भारी ठंडापन ही दिखाई दे सका। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी ज़रा भी टोन नहीं मिल सकी। राजन को लग रहा था कि रेशम कुछ समय से इस इलाके में जबरन घुसपैठ का सरदर्द बना हुआ है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उससे निपटने के लिए एक मासूम छोकरे का इस्तेमाल किया जाए, जिसे कोई किसी डॉन से जोड़कर भी नहीं देखेगा। उसने विजय उटेकर से मुलाकात का फैसला किया। इस बीच विजय एक ऐसी योजना बनाने में लगा था जो योजनाओं की भी योजना थी। राजा करमेरकर, जो भाईखला का एक और छोटा मोटा गुंडा था, के साथ किसी कलारी में बाबू रेशम की मारपिटाई हो गई थी। पुलिस रेशम पर जानलेवा हमले और उसे घातक चोटें पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर अंदर करने की फिराक में थी। नतीजन रेशम को अग्रीपाड़ा पुलिस थाने पर तलब किया गया। पुलिस के साथ उसका समझौता था कि अगर उसे सबके सामने गिरफ्तार ना किया जाए और ना ही जबरन घसीटते या धकियाते हुए पुलिस वैन में ले जाया जाए, तो बदले में वो पुलिस के तलब किए जाने पर तुरंत थाने में हाजिर हो जाया करेगा। इसलिए वो चुपचाप चला गया था। रेशम इस वक्त हत्या की कोशिश के आरोप में आईपीसी की दफ़ा 307 के तहत गिरफ्तार था, और जेकब सरकार पुलिस के हवालात में, जो कि इलाके के 6 थानों का मिला जुला हवालात था, में बंद था। दानिशमंद लोग अक्सर इस बात को दोहराते रहे हैं कि जब किसी इंसान के पास खोने को कुछ नहीं रह जाता तो उसका इरादा एक खपत में बदल जाता है, जो सिर्फ कामयाबी की तरफ ही ले जाता है। जब आप गिर कर सबसे नीचे पहुंच जाते हैं तो ऊपर उठने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास होता ही नहीं। विजय उटेकर की स्थिति ऐसी ही थी। वो पहले ही गवली के खिलाफ जा चुका था और अपने दुश्मन पर हमला करके उसने इस डॉन को सीधी चुनौती दे डाली थी। रेशम को मारने की अपनी सारी कोशिशों में भी वो नाकामयाब रहा था,
और लाचार अपमानित महसूस कर रहा था। विजय उटेकर ने सुना कि रेशम जेकब सरकार हवालात में बंद है और उसके दिमाग में एक बेहद हिमाकत भरी योजना आई। वो आखिरकार छोटा राजन से मिल लिया था, जो रेशम की जान लेने की वजह की किसी भी कोशिश में उसकी मदद करने को तैयार था। लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर सका कि विजय के दिमाग में क्या चल रहा था। 5 मार्च 1987 को विजय अपने साथियों जगदीश खडवाल, किशोर महेशकर, रवि ग्रोवर और राजू शंकर के साथ दबे पांव जेकब सरकार हवालात पहुंचा। चूँकि उसके पास अपनी खुद की कार नहीं थी, इसलिए इन लोगों को लाने के लिए उसने 2 टैक्सियां भाड़े पर ली थी और एक आदमी को बाहर तैनात कर दिया गया, जो बंदूक की नोक पर दोनों टैक्सी ड्राइवरों को रोके हुआ था, ताकि बाद में वो उन टैक्सियों में बैठकर भागा जा सके। पहले तो विजय ने पहरे पर तैनात पुलिस वाले उत्तम गर्ते को ये कहकर पटाने की कोशिश की कि वो रेशम को शराब पहुंचाना चाहता है, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो वो पीछे हटा और फाटक पर ग्रेनेड बरसाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद सभी लोग जेल में घुसे और हवालात के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित 1 नंबर कोठरी की तरफ भागे, जहाँ पर रेशम बंद था। अपने साथ लाए हथौड़े से विजय ने कोठरी का ताला तोड़ दिया। रेशम को पहले तो लगा कि कोई ताला तोड़कर उसे कैसे आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने विजय को पागलों की तरह ताला तोड़ते देखा तो वो दहशत से भर उठा। जब विजय ने गोली चलाई तो वो भागकर कोठरी की दीवार से सट गया। एक बार में ही रेशम को 3 गोलियां लगी और ज़मीन पर गिरने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। विजय पर जुनून सवार था। ये नहीं हो सकता, वो रेशम को इतनी जल्दी इतनी आसानी मौत नहीं मरने दे सकता था। उसने अपना हथौड़ा उठाया और रेशम के सर पर मारने लगा। वो उसके सर का कचूमर बन जाने के बाद भी उसे कुचलता रहा, जब तक उसे लगता रहा कि रेशम दर्द को महसूस कर सकता है। रेशम का सर हड्डियों के उन छोटे छोटे टुकड़ों से भरे भरते में शेष रह गया, जो कोठरी के ठंडे पत्थर के फर्श पर चारों तरफ बिखरे हुए थे। पुलिस के लोग इस दृश्य को देखकर इस कदर सख्ते में आ गए थे कि वो हिलडुल तक नहीं पा रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि हर बार विजय अपना हथौड़ा ऊपर उठाते हुए चीखता था, माज नाम विजय उटेकर आहे, मेरा नाम विजय उटेकर है। लगता था जैसे हर प्रहार रेशम को ऐसा सबक सिखाना चाहता हो तो वो कभी ना भूल सके। हालांकि वो जिस्मानी दर्द और समझ के दायरे से कब का बहुत दूर जा चुका था। इंतकाम में कामयाब होने के संतोष से भरा हुआ विजय अपने साथियों के साथ हवालात से भाग गया। बाहर खड़ी दोनों टैक्सियों ने उनकी मंशा के मुताबिक काम किया और वो चारों रात के अंधेरे में खो गए, लेकिन गुमनामी में नहीं। कुछ ही मिनटों की बात थी। सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे, जो अग्रीपाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी थे, हवालात पहुंचे और सारे ब्यौरे दर्ज कर पंचनामा तैयार किया। हवालात के अंदर जेंडे को 5 जिंदा बम और कुछ गोलियां मिली। पुलिस कांस्टेबल अहिरे और दूसरे लोगों को तथा उनके साथ साथ पोस्टमार्टम के लिए बाबू रेशम की तहस नहस लाश को जेजे हॉस्पिटल भेजा गया। बुरी तरह घायल अहिरे कुछ ही घंटों बाद चल बसा। गवाह के तौर पर पुलिस कांस्टेबलों और दूसरे नज़रबंदों ने विजय और उसके साथी केशव के रूप में 2 मुजरिमों की पहचान की शिनाख्त की। अगली सुबह हंगामों से भरी हुई थी। कौन कल्पना कर सकता था कि जेल में बंद किसी मुजरिम की इतनी निर्ममता के साथ हत्या की जा सकती है। अखबार उटेकर की हरकतों पर गुस्से से भरे हुए थे। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस रात की घटनाओं की जांच के लिए कमीशन बैठा दिया। जैसा कि इस तरह के मामलों में होता है, आवाम भी अपनी चैन की नींद से बाहर आकर सरकार की आलोचना में जुट गई। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद सचमुच की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही थी। हमेशा की तरह लगता था कि जिन लोगों ने कार्रवाई की थी वे उनसे पूरी तरह अलग थे, जिन्हें कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया था। उटेकर ने किसी संत की हत्या तो की नहीं थी। इसके बजाय उसने तो शहर को एक गंदगी से ही निजात दिलाई थी। लेकिन पुलिस अपनी बेइज्जती को नहीं भूली थी। एक व्यक्ति ने उनकी एक छत्र हुकूमत को चुनौती दी थी। उस दिन के बाद से उटेकर का किसी जानवर की तरह पीछा किया गया और उसके लिए छुपने की कोई भी जगह महफूज नहीं रह गई। वो जहाँ कहीं भी जाता पुलिस उससे 2 कदम पीछे होती। अब चूंकि काम हो चुका था, इसलिए उसकी हिफाजत करने वाले पुराने लोग उसके साथ ताल्लुक़ रखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी फंसने का डर था। उसके लिए हर दरवाज़ा बंद हो चुका था और विजय उटेकर अब अपने ही भरोसे पर अपनी जान बचाता भाग रहा था। बताया जाता है कि चिंग के ज़माने में एक अधिकारी वूची ने कहा था कि लड़ाई का मैदान अब जिंदा लाशों का घर बन चुका है। जो लोग मरने को तैयार हैं वही बचेंगे, जो लोग जान बचा सकने की उम्मीद में भागेंगे वो मरेंगे। जेल के तूफान से खुद को बचा ले जाने के बाद विजय खुद को अपराजय समझने लगा था और उसे वाकई ये भ्रम हो गया था कि वो साफ बच निकलेगा।
लेकिन ये उम्मीद उसका दुस्साहस ही थी। उसे आखिरकार उसी साल अक्टूबर में एक होटल में पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। पुलिस के ये लोग वसंत ढोबले और किशोर फडणवीस दूध वालों का भेष बनाकर पहुंचे थे। ये होटल में घुसे और जब विजय ने भागने की कोशिश की तो वो उनकी गोलियों से मारा गया। बताते हैं उसके पास से बमों से भरा हुआ एक पूरा बैग बरामद हुआ था। ये पूरा मामला जिसने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया था, आखिरकार विजय उटेकर की इस मुठभेड़ के साथ खत्म हुआ। पुलिस ने आखिर अपना काम पूरा किया और उसे ख़त्म कर दिया। पुलिस इस तरह के मामलों में इंसाफ के लिए आमतौर पर अदालतों पर निर्भर नहीं करती। फिर उटेकर का मामला वैसे भी पुलिस का ज़ाती मामला था। वो न सिर्फ जेल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा था, जो कि पुलिस का आखिरी दुर्ग है, बल्कि उसने वहाँ ड्यूटी पर तैनात एक अफसर को भी मारा था। उसके गुनाह की एक ही सज़ा थी, मृत्युदंड। कुछ कायदे कभी नहीं बदलते। बाद में जगदीश खडवाल, किशोर महेश्वर, रवि ग्रोवर और राजू शंकर भी गिरफ्तार कर लिए गए। लगा कि मामला रफा दफा हो गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि विजय उटेकर और अन्यों के खिलाफ प्रकरण दफ़ा 123 और 87 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। हत्या और दंगा फसाद के लिए, जेल तोड़कर घुसने और एक न्यायाधीन आरोपी तथा एक पुलिस कर्मचारी पर हमला करने के लिए उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सेशन कोर्ट ने इन चारों में से एक, जगदीश खंडवाल को साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी कर दिया और बाकी तीनों को आजीवन कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर उन तीनों को भी बरी कर दिया गया। विजय उटेकर अकेला व्यक्ति था जो रेशम के प्रतिद्वंदी गिरोह की वेदी पर शहीद हुआ। ये किस्सा शहर के गैंग वॉर के इतिहास में एक मिसाल बन जाने वाला था। काफ़ी बाद में जब सब कुछ शांत हो चला था तो मुखबिर नेटवर्क तेज़ी से सक्रिय हुआ और वो उस शख्स तक जा पहुंचा जिसका जिक्र इस फसाने में दूर दूर तक नहीं हुआ था, लेकिन जिसने इस वारदात में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, दाऊद इब्राहिम कसकर। बताया गया कि सारा खेल उसी का खड़ा किया हुआ था और वो दूर बैठा उसका मज़ा लेता रहा। बंदरों के झगड़ों में भला हमेशा बिल्ली का ही होता है। एक पुलिस फाइल के मुताबिक जब ये सच्चाई सामने आई कि बाबू रेशम की हत्या के पीछे असल योजना दाऊद की थी, तो दाऊद और रामा नाइक वर्ष अरुण गवली गिरोह के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई। पुलिस को इस तथ्य की पुष्टि किन्हीं साक्ष्यों के आधार पर नहीं कर सकी, लेकिन किस्सा चल निकला था। अब हर कोई दाऊद की साजिश के कुटिल तरीकों से वाकिफ हो चला था। उसने बाबू रेशम को ख़त्म करने के लिए विजय उटेकर का एक मुहरे की तरह इस्तेमाल किया और कामयाब रहा। दाऊद गवली गठबंधन का अंत। जिस तरह हवालात के भीतर बाबू रेशम की हत्या पर पर्दा डाल दिया गया था, उस तरह रामा नाइक के खात्मे को पुलिस मुठभेड़ के नाम पर छुपाया नहीं जा सका। अरुण गवली आखिरकार इस बात को समझ ही गया कि दाऊद किस तरह छलपूर्वक और सिलसिलेवार ढंग से उसके गिरोह को कमज़ोर करने में लगा है। दाऊद ने, जो दोनों हत्याओं के मामलों में मासूम दिखने की कोशिश कर रहा था, 2 ही झटकों में BRA गिरोह के कुख्यात तिकड़ी को नष्ट कर दिया था। अब गवली इस तिकड़ी का अकेला जिंदा सदस्य बचा था। उसने अपने नौसिखिया गिरोह को नए सिरे से संवारने और मजबूत बनाने का काम शुरू किया। गवली के मराठा लड़कों की मौजूदगी शहर के मुख्यतः 3 क्षेत्रों में थी। उत्तर पूर्व उपनगरों का कंजर मार्ग, जहां गवली ने एक कंपनी में काम किया था और अपने स्थानीय संपर्क विकसित किए थे। तारदेव में तुलसीबाड़ी और भाईखला, जो कि मध्य बम्बई का हिस्सा है, की दगड़ी चाल तथा प्यून चौल। वहाँ पर उसके आदमी अशोक जोशी और सदा पावले, जो सदा मामा के नाम से जाना जाता था, गणेश तंदेल उर्फ वकील, राजू मिराशी और सुनील घाटे रहते थे। इस वक्त गवली का अकेला गिरोह था जिसमें 2 ईसाई निशानेबाज थे, राजू फिलिप्स और पॉल न्यूमैन। ये दोनों अपनी बेरहमी और गवली के प्रति गुलामी की हद तक व्याप्त वफादारी के लिए मशहूर थे। न्यूमैन कोई हॉलीवुड अभिनेता नहीं था, गोवा से आया सीधा साधा पुराना मुंबईया था। गवली ने दाऊद के ऐसे अव्वल दर्जे के विश्वास पात्रों पर निशाना साधने का फैसला किया जो उसे अब पैसा भी कमा कर दे रहे थे। उसने ऐसे ही एक विश्वास पात्र सहयोगी सतीश राजे को ढूंढ निकाला, जिसने दाऊद के गिरोह की कई बड़ी वारदातों में मुख्य भूमिका निभाई थी। पक्का था कि राजे की हत्या से शहर में दाऊद के अभियानों को संगीन झटका लगता, इसलिए सब ने मिलकर तय किया कि नाइक की भरपाई के तौर पर राजे को मारना होगा और एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया। राजे को इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि बम्बई में दाऊद की गैर मौजूदगी में उसके सहयोगी बने रहना आसान काम नहीं था, खासतौर से तब जबकि उसका बॉस उसके खून के प्यासे दुश्मनों के कई गिरोह को अपने पीछे छोड़ गया था।
इन जानलेवा दुश्मनों में पठान और मस्तान के छुट भइये शामिल थे। दाऊद के दुबई चले जाने के बाद चैम्बुल के इलाके में बाशु दादा और अब्दुल कुंजू के खतरों से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा दाऊद अब गाफिल भी हो गया था और अपने दुश्मनों से अनाप शनाप तरीके से लड़ने में लगा हुआ था। राजे को ये चालू दुश्मनियाँ ही नहीं बल्कि शहर के तरह तरह के गिरोहों से असुरक्षित होने का एहसास भी विरासत में मिला था। माफिया का आदमी होने और दाऊद का एक निशानेबाज होने के नाते राजे माफिया की हत्याओं की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ था। दो निशानेबाज अपने शिकार की गाड़ी का पीछा करेंगे, सिग्नल पर उसकी कार के ठीक पीछे अपनी कार खड़ी करेंगे, निशाना साधेंगे, दनादन गोलियां दागेंगे और फुर्ती से भाग जाएंगे। ज़्यादातर हत्याओं के मामले में अपनाया जाने वाला तरीका यही था। राजे ने अपनी कार में ज़बरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। उस पर रंगे हुए काले शीशे चढ़े हुए थे और वो पीछे की सीट पर दो अंगरक्षकों के बीच बैठता था और एक बॉडीगार्ड आगे की सीट पर बैठा होता था। इस इंतज़ाम के बीच वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन वो भूल गया था कि कई बार निशानों के सामने हिफाजत के इंतज़ाम बेकार साबित होते हैं। अगर हत्यारों ने पूरी तरह ठान ही लिया हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री तक की हत्या संभव हो सकती है। और ऐसे ही पक्के इरादे वाले लोग थे गवली और उसके आदमी, जिनमें सदा पावले, विजय तंदेल, पॉल न्यूमैन, गणेश वकील और दगड़ी चौल के कई और लड़के शामिल थे। इन्होंने 21 नवंबर 1988 को राजे का परेल के उसके अड्डे से पीछा करना शुरू किया और नागपाड़ा चौराहे के करीब उस पर गोली चलाने का फैसला किया। जब राजे की कार मजगांव नागपाड़ा चौराहे पर पहुंची तो दो कारें आगे निकलकर उसके रास्ते में आ गई। पूरी योजना इस तरह बारीकी और सावधानी के साथ बनाई गई थी कि 1 मिनट से भी कम वक्त में हत्या की पूरी कार्यवाही संपन्न हो जाए। इससे पहले कि राजे के अंगरक्षकों को उसके हत्यारों के इरादों की भनक भी मिल पाती, 3 हथौड़ों ने खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। इससे पहले तक बम्बई की मुठभेड़ों में हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। न्यूमैन ने अंगरक्षकों के बीच बैठे राजे को पहचानते हुए उस पर निशाना साधा, जबकि जैसे कि निर्देश दिए गए थे दूसरे लोग अंगरक्षकों से उलझ गए। राजे के जिस्म में 9 गोलियां फूंकी गईं और वो घटनास्थल पर ही अपने तीनों बॉडीगार्ड के साथ मर गया। इस हत्या ने दाऊद को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। न केवल उसने अपनी घरेलू चारागाह पर तैनात एक आदमी को खो दिया था, बल्कि गवली कुछ ही महीनों के भीतर इतनी जल्दी बदला लेते हुए राजे जैसे बेहद सुरक्षित शख्स को ख़त्म करने में कामयाब रहा था। इस चाल के साथ गवली ने दाऊद के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने तुरंत अपने खास आदमी राजन को राजे की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी। राजन को दिए गए निर्देश एकदम साफ थे। कुछ ही दिनों के भीतर हिसाब चुकता करो और गवली को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ। राजन ने तुरंत गवली की टीम के बड़े से बड़े विकेट तलाशने शुरू कर दिए। अंत में उसने अशोक जोशी पर निशाना साधा, जो गवली के लिए उसके बड़े भाई जैसा हुआ करता था। इसके बाद राजन ने जोशी के ड्राइवर को घूस खिलाई, जिसने उसे जोशी की आवाजाही के बारे में खुफिया सूचनाएं दी। पनवेल के करीब जाल बिछाया गया। 15 दिन के अंदर राजन ने अपने 2 निशानेबाजों सौत्य और वांगिया को तैयार कर दिया। वो 3 दिसंबर 1988 की एक सर्द रात थी। अशोक जोशी का ड्राइवर श्याम सुंदर नायर उसे और उसके 3 साथी गिरोहबाजों को पूना की तरफ ले जाते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब जोशी कार में सवार 3 अन्य लोगों के साथ बातचीत में मुब्तला था, तब सिर्फ नायर ही जानता था कि जोशी के दुश्मन दाऊद इब्राहिम कसकर के गिरोह के 15 आदमी उसकी कार को बीच रास्ते में रोकने उनके पीछे आ रहे हैं। हत्यारों के इस दस्ते की अगुवाई राजेंद्र निखलजी उर्फ छोटा राजन कर रहा था, जो अभी तक दाऊद के साथ बना हुआ था। वो तिलक नगर के अपने घर से निकला और आगे जाकर सौत्या के साथ हो लिया। सौत्या को कुछ लोग 80 के दशक का छोटा शकील मानते हैं। सौत्या AK-47 राइफल और 15 ऑटोमेटिक हैंडगनों से लैस था। बाकी लोग, जिनमें विरार का जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर भी शामिल था, रास्ते में उनके साथ हो लिए। बंदूकें थमा दी गईं और 5 कारें पूना की तरफ दौड़ पड़ी। नायर ने हाल ही में अपनी वफादारी बदली थी और उसी के दुश्मन के खेमे को उस रात जोशी के पूना के सफ़र की योजना की जानकारी दी थी। दाऊद ने, जो कि जोशी को ख़त्म करने के लिए बेचैन था, तुरंत राजन को हुक्म दिया कि जोशी को रास्ते में ही मार दिया जाए। खूनी मुठभेड़ पनवेल के पास घटित थी, जहां हमलावरों ने जोशी की कार को घेर लिया और हत्यारे उनमें कूद पड़े। जोशी को नायर पर कुछ दिनों से शक तो था ही। उसने तुरंत उसके विश्वासघात को पहचान लिया
और अपनी बंदूक खींचकर गालियाँ बकते हुए उसकी खोपड़ी उड़ा दी। राजन और उसके आदमियों ने धड़ाधड़ गोलियाँ बरसाईं और जोशी की कार को छलनी कर दिया। खून और मांस के टुकड़े कार के भीतर छितरा गए। जोशी तथा उसके तीनों गुर्गे वहीं पर ढेर हो गए। कुछ ही सेकंड में राजन अपने आदमियों के साथ भाग निकला और उनकी गोलियों से ठुक्की पिटी जोशी की कार धीरे से एक तरफ लुढ़क गई। इस हत्या के साथ ही गुजरे वक्त के दो दोस्तों के बीच युद्ध की रेखाएं साफ तौर पर खिंच गईं। दोनों ही अपने अपने वर्चस्व को साबित करना चाहते थे। दोनों ही गिरोह के थिंक टैंक संभावित निशानों की सूचियां तैयार करते हुए एक दूसरे के पतन की योजनाएं बनाने में लग गए। और फिर एक बेहद खूंखार रक्तपात की शुरुआत हुई जो किसी तरह कम होने में आता ही नहीं था। दोनों पशुओं के होटल व्यापारियों, पैसा लगाने वालों, हमदर्दी और समर्थकों का बेखौफ सफाया होने लगा। बम्बई पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई। हालांकि ऊपर के लोगों के एक वर्ग का सोचना था कि अच्छा ही है, गिरोहबाज एक दूसरे को मारने में लगे हैं और इस तरह शहर में अपराधियों की तादाद को घटा रहे हैं। जो बात वो नहीं समझ रहे थे वो ये थी कि कानून और व्यवस्था की बदतर होती हालत ने आम आदमी को जोखिम की स्थिति में डाल दिया था और शहर को असुरक्षित बना दिया था। जहां शहर इस गिरोहबंद हिंसा की चपेट में था, वहीं माफिया के स्तर में गिरावट का एक नया दौर शुरू हुआ और वो अपने बुनियादी उसूलों का उल्लंघन करने लगा। मसलन बम्बई माफिया की हुकूमत का उसूल था कि दो गुटों के बीच दुश्मनी में चाहे कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, परिवार के लोगों का खून कभी नहीं बहाया जाना चाहिए। परिवार के जो सदस्य माफिया गिरोह के सदस्य होते थे, उन्हें अलबत्ता ये अभयदान प्राप्त नहीं था, लेकिन माफिया उन लोगों को कभी निशाना नहीं बनाता था जो संगठित अपराध के सियाह कारोबार में मुब्तला नहीं होते थे। अब दाऊद जानता था कि गवली का खुद का दिमाग नहीं चलता है। पहले वो बाबू रेशिम और रामा नाइक की चालाकियों पर निर्भर करता था और बाद में जब दोनों मारे गए तो उसने अशोक जोशी को अपना उस्ताद बना लिया था। अशोक जोशी के बाद गवली अपने बड़े भाई पापा गवली से सलाह मशवरा करने लगा था। गवली दगड़ी चाल से बामुश्किल ही कभी बाहर निकलता था, लेकिन पापा गवली बेहिचक सड़कों पर घूमता था। पापा का ख्याल था कि दाऊद माफिया की नैतिकता में भरोसा रखता है और इसलिए वो उसे कभी अपना निशाना नहीं बनाएगा। 22 जनवरी 1990 को दाऊद के गिरोह में भर्ती हुआ नया निशानेबाज पापा गवली का पीछा करता हुआ माहिम के शीतला देवी मंदिर पहुंचा और उसे गोलियों से मार दिया। मौत के सौदागरों के लिए एक निर्जीव जिस्म एक और हादसे से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन पापा गवली की मौत एक अलग ही गहन थी जिसने उसे घरेलू मैदान पर एक स्टिकी विकेट के सामने ला खड़ा किया था। पापा की हत्या ने गवली गिरोह और उसके सरगना को अपंग बना दिया था। गवली अपराध बोझ से भरा हुआ था कि अपने भाई और अपने उन करीबी लोगों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार वो मान रहा था, जिनके शोक में वो लगातार डूबा रहा। इस ठहराव से मिले मौके का फ़ायदा उठाते हुए दाऊद ने गवली गिरोह के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। सुनील सावंत कंजल गांव में घुसा और उसने एक ही हमले में गवली के 6 लोगों को मार गिराया। गवली की खामोशी और उसके ठंडे पड़ जाने ने गिरोह को भारी नुकसान पहुंचाया था। पहली बार था जब गिरोह का मनोबल गिरकर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया था। आखिरकार गवली के लोगों ने पलटवार करने का फैसला किया और किसी ऐसे शख्स को नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई जो न सिर्फ दाऊद का सबसे करीबी हो, बल्कि जो गिरोह के लिए सबसे बड़ा शिकार साबित हो। और जो नाम सुझाया गया वो था इब्राहिम पारकर। पारकर दाऊद की बहन हसीना का पति था। दाऊद अपनी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा इसी बहन के करीब था। इस्माइल इब्राहिम पारकर एक सदियों पुराना सूत्रवाक्य का शिकार बना, आँख के बदले आँख। पारकर को शिकार के रूप में चुना गया। पारकर एक जूनियर फिल्मी कलाकार था और अरब गली नारकपाड़ा में कादरी होटल का मालिक था। 26 जुलाई 1992 को वह कैश रजिस्टर लिए बैठा हिसाब किताब देख रहा था। साथ ही एक नज़र बाहर भी रखे हुए था ताकि भाई बनने की कोशिश करने वाला कोई व्यक्ति किसी तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश ना कर सके। बीच बीच में लोग आकर उससे बात करते रहे और चाय पीते हुए उससे अपने कारोबारी झगड़े के बारे में बातचीत करते रहे। पारकर उनकी बातों को ध्यान से सुनता, उनसे सवाल पूछता और उनके बीच के झगड़ों को निपटाने की कोशिश करता। पारकर जब अपने ड्राइवर सलीम पटेल के साथ होटल से निकला तो 2 दिन का तीसरा पहर समाप्त होने को था। वो होटल के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी 4 आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़े। पास पहुंचकर उन लोगों ने अपनी कमीज़ के भीतर से रिवॉल्वर निकाले, पारकर और पटेल पर फुर्ती से गोलियां दागी और भाग गए। पारकर चिल्लाता हुआ और पटेल से मदद की गुहार करता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे दिल और दूसरे मर्म स्थलों पर कई गोलियां लगी थी। उसने सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।
हत्या की खबर सबसे पहले उसकी बीवी हसीना के पास पहुंची और उसके बाद दाऊद के पास पहुंची, जो दुबई में था। उबलते खून के साथ उसने ये खबर फ़ोन पर सुनी और हुक्म दिया कि जब तक हत्यारों को मार गिराया नहीं जाता, कोई आदमी चैन से नहीं बैठेगा। चारों निशानेबाजों की शिनाख्त कर ली गई। ये थे शैलेश हल्दनकर, बिपिन शेरे, राजू बटला और संतोष पाटिल। महीने भर बाद हल्दनकर और शेरे ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गए। लेकिन उन्होंने एक गलती ये की कि वो 2 दिन बाद फिर से उसी इलाके में आ गए। इलाके के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और धर पूछा। वे गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पीट पीट कर इस कदर घायल कर दिया था कि उन्हें जेजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। खुद को पूरी तरह से दुरुस्त करने और पलटवार करने में गवली को लगभग 2 साल लग गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दाऊद के गिरोह पर यह भीषण हमला किया था। अब शोक मनाने की बारी दाऊद और उसके गिरोह के लोगों की थी। मातम का कोहरा न सिर्फ नागपाड़ा और डोंगरी की सड़कों पर पसर गया, बल्कि रत्नागिरी में दाऊद के गृहनगर मुमका तक और दुबई के उसके मुख्यालय तक फैलता चला गया। पारकर की हत्या के साथ लगातार हिंसा और रक्तपात के सिलसिले पर एक विषाद से भरा विराम लग गया। लेकिन बहुत कुछ खोकर हासिल किया गया यह अमन हमेशा के लिए नहीं था। लोखंड वाला गोलीकांड। वो 16 नवंबर 1991 की सुबह थी। हिंदू जिमखाना में पुलिस शील्ड मैच जारी थे। अभी पुलिस जिमखाना बना नहीं था। बम्बई के पुलिस कमिश्नर एस रामामूर्ति दर्शक दीर्घा में आए। अफसरों ने एड़िया पटक कर सलाम ठोके, लेकिन वो अपने ख्यालों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उनसे बैठने का अनुरोध किया और वो बैठ गए, लेकिन परेशानी अब भी उनके चेहरे पर बनी हुई थी। रामामूर्ति जानते थे कि अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। पुलिस के आला अफसरों के बीच पहले से ही खुसर-पुसर चल रही थी कि नौकरशाही उनके विकल्प की तलाश में लगी हुई है। गिरोह की आपसी लड़ाइयाँ शिखर पर थी। शहर में अपराध मनमाने ढंग से जारी थे और नतीजन बम्बई पुलिस एक बेहद शर्मिंदगी के दौर से गुजर रही थी, और ये सब चिंताएं इस वक्त राममूर्ति को खाई जा रही थी। सब इंस्पेक्टर इकबाल शेख दर्शक दीर्घा में आया और उसने वहाँ रामामूर्ति को बैठे देखा। वो उनसे कुछ खास बात करना चाहता था। ठिगना, मोटा, बलिष्ठ दिखने वाला इकबाल शेख उस समय बम्बई के अंडरवर्ल्ड का विशेषज्ञ माना जाता था। बताया जाता था कि उसने माफिया के कई गढ़ों में सेंध लगाई थी और अच्छा खासा सूचना तंत्र उसके पास था। जब रामामूर्ति जाने को उठे तो उसने उनके करीब जाकर उन्हें सैल्यूट ठोका और उनके साथ चलते हुए बोला, सर, आज एक बड़ा ऑपरेशन है। रामामूर्ति ने उसकी तरफ जिस भाव से देखा, उससे उनकी बेचैनी छुप नहीं सकी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर इरादा बदला और अपनी कार में बैठ गए। शेख सैल्यूट करके वापस मुड़ा और फिर से जिमखाना में चला गया। उसके दोस्त और हिंदू जिमखाना टीम के कप्तान अतुल चौधरी ने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि वो कहाँ जाने की तैयारी में है। उसने अपनी तर्जनी से गोली चलाने का इशारा किया। चौधरी ने सर हिलाया और अपना अंगूठा खड़ा कर उसकी कामयाबी की दुआ की। इकबाल शेख ने अपना सामान समेटा और निकल गया। सुबह के 10:45 का वक्त था। वो लोखंड वाला अंधेरी के रास्ते पर था। बादरा के कार्टर रोड पर उत्तरी क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ए खान ने ऑफिस में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के सदस्य जाने की तैयारी कर रहे थे। इंस्पेक्टर S.A. कवि, प्रमोद राणे, अंबादास पोते, सब इंस्पेक्टर झुंझुनराव खरल, सुनील देशमुख, जगदाले, इकबाल शेख, राजा माडंगे तथा लोकल आर्म्स डिवीज़न के 7 कांस्टेबल्स आने वाली घटनाओं के लिए तैयार थे। ATS खान के इसरार पर तैयार किया गया था विशेष दस्ता। उन दिनों ATS की मुख्य भूमिका खालिस्तानी आतंकवादियों तथा अंडरवर्ल्ड के गिरोहबाजों के आतंक के खिलाफ लड़ने की थी। आज उनका कार्यक्षेत्र काफ़ी फैल गया है, जिसमें हर किस्म के आतंकवाद के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस उपाय तथा खुफिया सूचनाओं का संग्रह और उनका इस्तेमाल शामिल है। एक कांस्टेबल को स्टोर रूम में भेजकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स लाने को कहा गया। कांस्टेबल ने वापस आकर कहा, साहब ताला लगा है, चाबी वाला कांस्टेबल आया ही नहीं। एक इंस्पेक्टर ने उसे हुक्म दिया कि ताला तोड़कर ज़ोरी जैकेट्स निकाल लो। आखिरकार उन्हें 8 अफसरों के बीच 5 बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल सकें। जब जैकेट्स बांटी जाने लगी तो इकबाल शेख ने मना कर दिया, जिसे सुनकर घड़ल भी बोला, मुझे भी नहीं चाहिए। हथियार आदि लेकर वो जाने को तैयार हो गए। चलो चलते हैं अंधेरी, लोखंड वाला, टेलीफोन नंबर मिल गया है, इंस्पेक्टर प्रमोद राणे ने कहा, और वो सब अंधेरी की तरफ चल पड़े। इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे थे। पुलिस के लोगों को खुफिया सूचना मिली थी कि माया डोलस की सीधी कमांड में काम करने वाला दाऊद इब्राहिम के गिरोह का वहशी निशानेबाज दिलीप बुवा वहाँ पर है
उनका दल अंधेरी के आरटीओ चौराहे पर रुका और कवि, राणे, पोते, सुनील देशमुख और इकबाल शेख की टीम को इलाके की जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया। टीम अंधेरी लोखंडवाला के स्वामी समर्थ नगर स्थित अपना घर कॉम्प्लेक्स में पहुंची। अपना घर कॉम्प्लेक्स में 4 इमारतें थीं, रोहिणी, स्वाति, अदिति और अश्वनी। स्वाति बिल्डिंग परिसर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित थी और उसके 2 विंग थे, ए और बी। फ्लैट नंबर 5A विंग के ग्राउंड फ्लोर पर था। पुलिस के लोग करीब पहुंच गए। फ्लैट के बाहर 2 मारुति एस्टीम खड़ी हुई थी। लोगों को मालूम था कि दिलीप बुआ सफ़ेद मारुति एस्टीम चलाता था। इन दिनों पुलिस उसके इस कदर पीछे लगी हुई थी कि वो कार की चाबी हमेशा इमिग्रेशन में ही लगी छोड़ देता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत भाग सके। छानबीन करने वाली टीम ने आसपास का जायज़ा लिया और बाकी टीम के पास लौट आई। इंस्पेक्टर कवि ने उस इलाके का एक नक्शा तैयार किया। 5 नंबर फ्लैट पूरे कॉम्प्लेक्स का अकेला ऐसा फ्लैट था जिसमें 2 एग्जिट थे, इसलिए पुलिस टीम ने 2 टुकड़ों में बंट जाने का फैसला किया। उत्तरी निकास सीढ़ियों के करीब था और दक्षिणी निकास परिसर में खुलता था। तय हुआ कि कवि, घड़ल और देशमुख की टीम दक्षिण दरवाजे से घुसे और राणा, माडंगे और शेख की टीम उत्तरी दरवाजे से घुसे। बाकी कांस्टेबल और अफसर कंपाउंड में तैनात रहेंगे। हर किसी ने मोर्चा संभाला और कवि अपनी टीम के साथ अंदर घुस गया। दूसरी तरफ शेख दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। सबसे पहले उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो अमिताभ बच्चन की फिल्म अकेला का कोई संवाद था, और उसके बाद उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, तेज़ी से गोलियां चलने की आवाज़। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। घड़ल और देशमुखे के साथ कवि घर में घुसा था। दिलीप अपने करीब की मेज़ पर रिवॉल्वर रखे कुर्सी पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने इन तीनों को देखा, अपना हथियार उठाया और गोलियां चलाने लगा। चूँकि ये लोग वर्दी में नहीं थे, उससे लगा कि ये प्रतिद्वंदी गिरोह के लोग हैं। पहले ही राउंड में घड़ल को सीने में गोली लगी और क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, वो गिर गया। उसका खून तेज़ी से बहने लगा। कवि की बाह में चोट लगी, लेकिन वो अपनी जैकेट की वजह से सुरक्षित था। देशमुख और कवि ही किसी तरह गोलियां चलाते हुए और बचाव में घड़ल को खींचते हुए पीछे हटने लगे। बाहर सारी वायरलेस यूनिटों को एक्टिव कर दिया गया था और दोनों ओर से गोलियां चलने की सूचना दे दी गई। इससे पहले कभी किसी गिरोहबाज ने जानबूझकर पुलिस को मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी। ये पहली बार था और एक ऐसी बेइज्जती थी जिसे सहा नहीं जा सकता था। कुछ ही मिनटों में पुलिस के हताहत होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और शहर भर से पुलिस के दस्ते लोखंडवाला पहुंचने लगे। वो कसम खा रहे थे कि गिरोहबाजों को वहां से जिंदा नहीं निकलने दिया जाएगा, और इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे थे। 1:35 तक सारे नए पुलिस बल को यथास्थान तैनात कर दिया गया और कॉम्प्लेक्स एक किले में बदल गया। सारी गतिविधियां ठप हो चुकी थी और लोग अपने अपने घरों में सर छुपाए बैठे थे, लेकिन पुलिस अब चौकन्नी हो चुकी थी क्योंकि उसके 2 आदमी घायल हो चुके थे और अब वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इस बीच कवि की टीम का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ गया। उन्होंने बुबा के फ्लैट में महेंद्र उर्फ माया डोलस को देखा था। अब ये एक बिल्कुल नया ही खेल शुरू हो गया था। माया डोलस किसी समय में एक साधारण सा लफंगा हुआ करता था, लेकिन लोगों का ध्यान उसकी तरफ तब गया था जब उसी साल 14 अगस्त को वो पुलिस हिरासत से भाग निकला था। उसने एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया और मजगांव कोर्ट से भाग निकला, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी जिसे पुलिस इस हड़बड़ी में भुला देती। बाद में उसने भांडूप में एक गणपति पंडाल में अरुण गवली के एक आदमी अशोक जोशी पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में आसपास के 5 मासूमों की जान गई थी। हाल ही के दिनों में दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी बढ़ती हुई नज़दीकी की खबर आने लगी थी। पुलिस तो बुआ के लिए आई थी, डोलस एक अतिरिक्त बोनस था। इसके अलावा उन्हें इस घर में कुछ अन्य गिरोहबाजों को देख लिया था, जिनमें गोपाल पुजारी, अनिल खूबचंदानी, अनिल पवार, राजू नाडकर्णी और एक अज्ञात शख्स भी शामिल था। अब कार्रवाई करने का वक्त था। पुलिस ने अपनी एकजुट ताकत का प्रदर्शन करते हुए मोर्चा संभाल लिया। खान ने लाउडस्पीकर के सारे गिरोहबाजों को चेतावनी दी कि वो घिर चुके हैं और तत्काल आत्मसमर्पण कर दें। इस बीच दिलीप बुवा एक अज्ञात आदमी को साथ लिए बच निकलने की कोशिश में अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ दक्षिणी दरवाजे से अपने एस्टीम की तरफ भागा, लेकिन वहां उससे निपटने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस बल मौजूद था। पुलिस की जवाबी गोलीबारी एक साथ इतनी सारी दिशाओं से हुई कि बुआ और वो अज्ञात व्यक्ति गोलियों से छलनी जिस्मों में बदल गए। वे सामने के दरवाजे से कुछ ही मिनट दूर ढह गए। अब वहाँ माया डोलस और उसके गुर्गे बचे हुए थे। दोपहर के 1:40 बज रहे थे। कार्रवाई अब उस छत पर जारी थी जो इमारत के दोनों विंग्स को आपस में जोड़ती थी।
पुलिस की एक यूनिट बी विंग की छत से होते हुए ए विंग की छत पर पहुंच गई। वो चाहते थे कि किसी नागरिक को बंधक ना बना लिया जाए। वो अभी छत पर पहुंच ही रहे थे कि उन्होंने गोपाल पुजारी और राजू नाडकर्णी को तेजी से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। टीम इन दोनों गिरोहबाजों पर टूट पड़ी। राजू नाडकर्णी दूसरी मंजिल पर और गोपाल पुजारी पहली मंजिल पर ढेर हो गए। अब डोलस और पवार बचे थे। अनिल खूबचंदानी का कहीं अता पता नहीं था। खान इस बीच लगातार आत्मसमर्पण की मांग करता रहा था, उसे ये जताते हुए कि उनके जिंदा बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अंत में जब डोलस और पवार सीढ़ियों वाले दरवाजे से बाहर नमूदार हुए तो आत्मसमर्पण के इरादे के साथ नहीं बल्कि AK-47 राइफल्स के साथ। पुलिस ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। वे अब और नुकसान उठाने की हालत में नहीं थे। डोलस और पवार गोलियों की बौछारों के बीच धराशायी होते दिखाई दिए। उनके मारे जाने के बहुत देर बाद तक भी परिसर में गोलियों की आवाज़ की अनुगूंजें सुनाई देती रहीं और ये शाम का 4:30 बजे का वक्त था। पुलिस धड़धड़ाती हुई फ्लैट नंबर 5 में घुसी और उसने फ्लैट को तहस नहस और चेचक की मानंद गोलियों के दागों से भरा हुआ पाया। टीवी स्क्रीन चूर चूर हो चुका था। उसी के करीब कारतूसों और खून के डबरे के बीच अनिल खूबचंदानी मरा हुआ पड़ा था। साईं बाबा के एक फ्रेम से जड़ी तस्वीर चकनाचूर पड़ी हुई थी, जिसमें गुरु की तस्वीर के माथे को भेदती हुई गोली निकल गई थी। ये मुठभेड़ 4.5 घंटे तक चलती रही, जिसमें 2500 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली थी। ये मुठभेड़ नहीं थी, ये एक युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें हर गोली मारने के इरादे से चलाई गई थी। यह अंडरवर्ल्ड के लिए एक चेतावनी थी, एक खुली धमकी और मौत का एक पैगाम, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आगे से किसी गिरोहबाज द्वारा किसी भी पुलिस वाले का खून ना बहाया जाए। घरल, जिसे खान की कार में तुरंत हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया, बच गया। कवि के घाव भी भर गए और उसने अपने पूरे कार्यकाल तक नौकरी जारी रखी। DN नागर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर सुनील देशमुख द्वारा एक दस्तूरी शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में मारे गए अपराधियों पर गैर कानूनी गिरोहबंदी, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर पुलिस अफसरों और दूसरे लोगों की हत्या की कोशिश, जनसेवकों को वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त बाद में विजय चकोल के रूप में हुई, जो पुणे के यरवदा जेल का एक 28 वर्षीय कांस्टेबल था। ये कभी पता नहीं चल पाया कि वो उन गिरोहबाजों के साथ वहाँ क्यों था, लेकिन अनुमान लगाया गया कि वो उस समय यरवदा जेल में बंद किसी गिरोहबाज का पैगाम लेकर आया होगा। इस मामले में कभी ऐसी कोई जांच नहीं हुई जिसका कोई नतीजा निकाला जा सके। सारे अफसरों को बहादुरी पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई, हालांकि ये पुरस्कार कभी दिए नहीं गए। न्यूज़ ट्रैक नामक एक न्यूज़ चैनल ने उस मनहूस दिन की पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया था। मुठभेड़ की प्रामाणिकता तथा गिरोहबाजों के खतरों की वास्तविकता को लेकर सवाल उठाए गए और पूरी की पूरी पुलिस टीम विवादों में उलझ गई, जिसकी पराकाष्ठा सामाजिक कार्यकर्ता विनोद मेहता द्वारा बम्बई हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के साथ हुआ। अदालत ने तत्काल याचिका खारिज कर दी। लेकिन इस मुठभेड़ का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था कि एस रामामूर्ति का बच जाना। इन अफवाहों के बावजूद कि उन्हें हटाकर एस पार्थसारथी को लाया जाना तय था। इस फतह के चलते उनकी स्थिति एक बार फिर से मजबूत हो गई। अब वो फिलहाल हटने वाले नहीं थे और सारी ज़बानें खामोश हो चुकी थी। ये स्थिति लोखंडवाला गोलीकांड, 7 गिरोहबाजों तथा कुछ भले इंसानों के खून के बदले में हासिल हुई थी। जे गोलीकांड। डी कंपनी के भीतर छोटा राजन का दबदबा बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के पीछे सक्रिय दिमागी और भौतिक ताकत बन चुका था। उसने दाऊद का भरोसा इस कदर जीत लिया था कि दाऊद उसके हाथों में अपनी जान तक सौंपने को तैयार था। ऐसी कोई मुहिम नहीं होती थी जिसे अंजाम देने दाऊद को राजन के अलावा किसी और का मुंह देखना पड़ता हो। राजन ने गिरोह के कॉरपोरेट ढांचे को अंतिम रूप दिया था और न सिर्फ इसके अलग अलग लेवल और तथा पेचीदा तहों को साफ पहचान दी थी, बल्कि उसके विकसित होने का प्रोसेस पर करीब से निगाह रखी हुई थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें बाहुबल और धन दोनों ही नज़रियों में गिरोह का चौतरफा विकास शामिल था, जो ना तो खुद दाऊद कर सका था न उसके गुर्गे। राजन ने अपने भरोसे के लोगों को गिरोह में शामिल किया था और उसे अपराज्य शक्ल प्रदान की थी। डी कंपनी में अब लगभग 5000 लोग शामिल थे और ये राजन की ही मेहरबानी थी कि साधु शेट्टी, मोहन कोटियन, गुरु साटम, रोहित वर्मा, भारत गोपाली, OP सिंह, मामा और कई ऐसे लोग डी कंपनी के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करते थे। अब 90 के दशक की शुरुआत में ही
दाऊद के ग्रोह को बहुत आसानी से दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रोह कहा जा सकता था। सिवाय डोल्गोप्रुदनेस्किया और सुल्तान सेवेस्किया जैसे रूसी गिरोह के कोई भी इंटरनेशनल माफिया उस तरह की ताकत का दावा नहीं कर सकता था जैसी ताकत राजन ने डी कंपनी को प्रदान कर दी थी। दरअसल राजन ने अपने गिरोह को उस सुल्तान सेवेस्किया के मॉडल पर ही खड़ा किया था, जिसका ये नाम मॉस्को के उस उपनगर सुल्तान सेवो की वजह से पड़ा था, जिसके साथ इस गिरोह का ताल्लुक था। इटली, मैक्सिको, इजराइल और चेचन्या के माफी डी सिंडिकेट के सामने बौने लगते थे। राजन ने कुछ नए गठबंधन भी किए थे। कराची के अंडरवर्ल्ड के मुहाजिर माफिया तथा तुर्की साइप्रस अंडरवर्ल्ड ने भी डी गिरोह के साथ अपना तालमेल विकसित कर लिया था। चूँकि गिरोह का सरगना दाऊद था, इसलिए दुनिया भर का मुस्लिम माफिया उसके गिरोह के साथ गठबंधन के लिए सहर्ष तैयार था। और अब लगाम चूँकि राजन के हाथों में थी, मराठी लड़के भी बिना किसी सांप्रदायिक परहेज के दाऊद की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अपने नए अभियान के तहत राजन ने अनेक होटल मालिकों, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मुद्राओं की अदला बदली करने वालों और एजेंटों की एक लिस्ट तैयार कर उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर दिया था। दरअसल अकेले सिडको जैसी सरकारी एजेंसियों से ही राजन सालाना 3 करोड़ रुपए कमा रहा था। ये एक अनूठी जालसाजी थी। सिडको निविदाओं के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर्स को सड़क के निर्माण, पानी और मैले की निकासी की नालियाँ बनाने और गड्ढों को भरने जैसे कामों के कॉन्ट्रैक्ट देती थी। वे निविदाओं के आधार पर आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट भी बेचते थे। राजन ने सिडको के कर्मचारियों पर दबाव डालकर उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया था कि एजेंसी से सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ऑर्डर मिलते थे। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को निविदाएं तक जमा नहीं करने दी जाती थी। राजन ने इन कॉन्ट्रैक्ट पर 3 से 5% तक का हिस्सा वसूल करता था। होटल और बार के मालिकों से 5,000 रुपये प्रति माह वसूले जाते थे। और जैसे ही कोई बिल्डर अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करता, राजन के आदमी उससे मिलकर उससे राजन के सेलफोन पर कांटेक्ट करने को कहते। थोड़ी सी बातचीत के बाद पैसा तय हो जाता। फुर्ती से चैम्बूर में छोटा राजन के सहयोगी मोहन कोटियन की बहन के पास पहुंचा दिया जाता। पुलिस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वसूली के इस तरीके से 80 लाख रुपए प्रति माह तक पैसा इकट्ठा किया जाता था। और वही डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि बम्बई में स्वयं राजन के 122 बेनामी होटल और पब थे। गिरोह द्वारा कमाए और इकट्ठे किए गए पैसे का कुछ हिस्सा गिरोह के सदस्यों पर खर्च किया जाता था, जैसे कि कुछ पैसा जेलों में बंद गिरोह के सदस्यों को भोजन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराने में और उनकी अदालती कार्रवाइयों पर खर्च किया जाता था। राजन ने अपने तमाम आदमियों को काम की जिम्मेदारियां भी साफ तौर पर सौंप रखी थी। फिर जहां वो काम सौंपते हुए पूरी सावधानी बरतता था, वहीं गिरोह के सबसे निचले पायदान के आदमी के साथ भी निजी संपर्क बनाकर रखता था। दाऊद को राजन पर और एक मैनेजर की हैसियत से उसकी काबिलियत पर गर्व था। उसे लगता था कि जब तक राजन कारोबार को संभाले हुए है, वो खुद थोड़ी राहत महसूस कर सकता है और भारत की छोटी मोटी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ हम बिस्तर होते हुए ज़िंदगी के मज़े ले सकता है। कुछ तो उसके साथ मजबूरी में सोती थी, लेकिन ज़्यादातर अपनी इच्छा से ऐसा काम करती थी, क्योंकि इससे वो अपने प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर रौब कायम कर पाती थी। साथ ही वो जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पर साइन करती, वो हमेशा कई सारे फाइनेंसर्स और दौलतमंदों के बजाय पूरी तरह से दाऊद के लिए उपलब्ध रहना पसंद करती थी। दाऊद दुबई आने वाली फिल्म यूनिट के लिए रईसाना पार्टियां दिया करता था। उस ज़माने के लगभग सारे प्रसिद्ध सितारे उसकी पार्टीज़ में शामिल होते थे, उसके साथ शराब पीते थे और बम्बई लौटने पर अपने बीच के लोगों से इस आनंद का जिक्र करना ना भूलते। दाऊद की ज़िंदगी आलीशान, ऐशो आराम और बेफिक्री से भरी हुई थी। राजन उसके लिए मेहनत करता था और गिरोह को लगातार मजबूत बनाने में लगा रहता था। दाऊद अब आराम कर सकता था। राजन के लिए उसका भरपूर मेहनताना देता था। जल्दी ही गिरोह के कुछ लोग राजन के बढ़ते रुतबे से जलने लगे। शरद शेट्टी, छोटा शकील, सुनील सावंत और दूसरे लोग राजन को पसंद नहीं करते थे और दाऊद का उस पर इतना भरोसा उन्हें रास नहीं आता था। उन्हें राजन की आज़ादी और महत्वपूर्ण फैसले लेने के मामलों में उसे मिली शक्ति भी अब अच्छी नहीं लगती थी। जब तक राजन की मंजूरी ना मिल जाए, तब तक वो बम्बई में किसी को मार नहीं सकते थे या कोई सौदा तय नहीं कर सकते थे। ये सारी बातें बहुत खींच पैदा करने वाली थी और लगातार फैलती हताशा और बढ़ते हुए असंतोष के चलते ये गिरोहबाज अपने सामूहिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए। राजन के खिलाफ लामबंद होकर उन्होंने दाऊद के पास जाने का फैसला किया, लेकिन चालाकीपूर्वक। दाऊद राजन को लेकर अपने लड़कों में फैली ईर्ष्या से अच्छी तरह से वाकिफ था और उसे राजन के खिलाफ किसी भी किस्म की खुसर पुसर से नफरत थी। दाऊद के मन में बात बिठाने के लिए अलग तरीका अपनाना ज़रूरी था।
एक बार जब शराब का दौर चल रहा था, इन सारे लोगों ने दाऊद को घेर लिया। दाऊद चूँकि शरद शेट्टी की बहुत इज्जत करता था और उससे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, इसलिए पहल उसी ने की। भाई, क्या आपको अंदाज़ा है कि राजन अपने आप में शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है? ग्रोह पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि कल के दिन वो तख्ता पलट कर षड्यंत्र रचकर ग्रोह को अपने हाथ में ले सकता है। क्या अन्ना, तुम कब से इस तरह की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने लग गए? दाऊद ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। भाई, मुझे बताइए, उसके पास कितने आदमी हैं? उसके कितने आदमी होटल चला रहे हैं, कितने कंस्ट्रक्शन के कारोबार में लगे हैं, और वो खुद के ऊपर कितने पैसे खर्च करता है? शेट्टी लगा रहा। मुझे क्या लेना देना, आखिर वो गिरोह का मैनेजर है, दाऊद ने मज़े लेते हुए जवाब दिया। भाई, उसके आदमियों ने तो अब तक ये कहना शुरू कर दिया है, हम तो नाना के आदमी हैं। वो अब धीरे धीरे आपका नाम तक मिटाने में लग गए, सौत्या ने बीच में टोका। हर किसी के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और वो सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है। राजन हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना चाहता है। शरद ने दाऊद के अहंकार को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए कहा। शरद शेट्टी दाऊद के उस ऐतिहासिक संघर्ष से वाकिफ था जो उसने बाशु दादा, हाजी मस्तान, पठान और गवली के गिरोह के साथ किया था। दाऊद देर तक खामोश रहा। वो शेट्टी और सौत्या की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। राजन ने गैंग की खातिर बहुत मेहनत की थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि गैंग की चाबियां अब उसके हाथ में थी। वो शक्ति का केंद्र था। वो गिरोह के भीतर एक गिरोह चला रहा था। मुमकिन है किसी दिन उस पर ताकत की हवस सवार हो जाए और वो बगावत कर बैठे। लेकिन दाऊद के दूसरे आदमी इतने उद्यमी और चालाक नहीं थे। उनमें से कोई भी हिंदुस्तान में उस तरह से अभियानों को संभालने की काबिलियत नहीं रखता था जिस तरह राजन रखता था। उसका मैनेजमेंट हुनर को देखते हुए करने वाला कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह से वफादार है। उन लोगों ने बेलगाम अपनी बातें जारी रखी। उसने इब्राहिम भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब तक क्या किया है, ये एक बेचैन कर देने वाला नुक्ता था, और वो इन गिरोहबाजों की फतह साबित हुआ। दाऊद के बहनोई की हत्या को कई हफ्ते बीत चुके थे और दाऊद के फेवर से पलटकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। इब्राहिम 26 जुलाई को मारा गया था और ये सितंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा था। गवली गिरोह को सज़ा नहीं दी गई थी और राजन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?